खेती है, किसानी, वो बिल्कुल घाटे का सौदा हो गया। एमएसपी नहीं मिल रहा भाई, तुम एमएसपी भी नहीं दे पा रहे इस देश के किसानों को। और ऑन पेपर्स आप बता रहे हो आप ऑन पेपर आप कुछ भी बकनौली कर रहे हो कि दोगुनी कर दिया है। हर किसान पर कर्जा है। मेरे गांव में चले जाओगे ना, हर किसान पे, जो छोटा मोटा किसान है, लेबर भी पूरा नहीं हो रहा, लेबर भी। मेरी माँ बीमार हो जाए तो उसको नहीं दिखा पाऊंगा, किसानों को मुआवजा दिया जाए। अब देखिए कितना बड़ा मजाक किया उन्होंने किसानों के साथ। 21 रुपए, 5 रुपए मुआवजा दे रहे हैं। 5 रुपए मुआवजा दिया महाराष्ट्र में, 5 रुपए, 21 रुपए मुआवजा दिया। कितना सिस्टम है भाई। तुम बड़े बड़े बिजनेसमैनों की कंपनी को रेगुलेट नहीं कर रहे हो। एक किसान पराली फूक रहा है, हालांकि गलत है, लेकिन उसके पास सोल्यूशन तो नहीं है ना, कोई व्यवस्था करिए ना। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं। किसको जिता रहे हो तुम बिहार में? उस जनता को जिसको वैसे भी एजुकेशन की एक्सेस भी कम है, इतनी गरीब है, उनकी गलती आप कितना देखते हैं कि हम ये कहते हैं कि वो बिक गए, हाँ वो बिक गए, वो गलत है ना, बट उनके पास क्या दूसरी चॉइस थी? क्या उनको इतनी समझ है? उनको लालच है, हम ले लेते हैं 10,000 रुपए, तो उन्होंने अपना जमीर बेच दिया। तुम लेने से मना कर दो भाई। उसने एक रील बनाई कि साइमन कम बैक, साइमन कम बैक, भाई हम पे राज करो, तुम आ जाओ भाई, हमें आजादी मिली, उसका फायदा तो नहीं उठाया ना हमने। एक व्यक्ति है, वो अपराध करके आ गया, वो पब्लिक में तो शायद सेफ भी हो, पुलिस चौकी में आने के बाद अनसेफ हो जाता है। ये है तुम्हारी पुलिस। ये जो तुम्हारे पास 30,000 रुपए हर महीने आ रहे हैं, ये नेता की जेब से नहीं आ रहे। जिस भीड़ में ये नेता बोलने आया, उस भीड़ से आ रहे हैं। हमारे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं ना, ये जो बैठे हैं ना, सुनने वाले, बोलने वाले नहीं, जो ये आम लोग हैं, उनकी जेब से पैसा आ रहा है। लेकिन तुम कर क्या रहे हो? नेता का पसीना पोंछो। मना कर उसको, भाई मैं यहाँ तेरे लिए थोड़ी हूँ, पसीने पहुंचने के लिए थोड़ी। तू कल क्या बोलेगा, मेरा सिलेंडर भरवा के ला, सिलेंडर भरवा के लाऊंगा क्या मैं तेरा? 30,000 में तू किसानों को पीट भी देगा। तुम्हारा नेता बोलेगा कि भाई पे लो इनको उठाओ, उखाड़ो, इनके आंदोलन को बंद करो। तू एक मिनट भी सवाल नहीं करेगा नेता से। नल्ले है, एक नंबर के नल्ले नहीं। हिंदू मतलब तो कट्टर हिंदू नहीं। अमेरिका थप्पड़ मार रहा है, चीन थप्पड़ मार रहा है, इसलिए मोदी जी से विनती है कि वो रिटायर हो जाए, वो रिटायर हो जाए, वो रिटायर हो जाए। चुप कर बे। हमारे आज के गेस्ट की प्रोफाइल यूनिक, अंदाज दिलचस्प और नॉलेज बहुत प्रैक्टिकल है। वो हिंदुस्तान की ज़मीन पे फसल की बुवाई कटाई से लेकर हिंदुस्तान की नस्ल की पढ़ाई लिखाई और फिलॉसफी तक काम कर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ यंग फार्मर, फिलोसोफर एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर देव AKA बागी हरियाणवी की। देव, बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वार्म वेलकम टू दैट्स अ पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू तो आपका है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि ये कोई सेंसिबल बात बोल सकता है, समझदारी की बात बोल सकता है। वरना अभी तक तो मेरे को लोग यही बोल रहे हैं कि ये मतलब सठी आ गया गांव में, तो पागल हो गया है। तो आपका भी धन्यवाद। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? मतलब एक मैं आपकी रील देख भी रही थी, हालांकि मैं शुरू आपका फार्मिंग से करना चाहती थी, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आजकल जैसे आप देख रहे हैं अमोनियम नाइट्रेट की जो एज अ फर्टिलाइजर, जो अभी एक रीसेंट ब्लास्ट में भी यूज़ हुआ है ना, वो कहते हैं फर्टिलाइजर और खाद वगैरह में यूज होता है। उस पॉइंट पे बात करेंगे, लेकिन पहले चूंकि आपने बोला है कि लोग बोल रहे हैं कि सठिया आ गए हैं, ये कौन से लोग हैं? मतलब आपके गांव के लोग हैं? क्योंकि जो आपकी व्यूअरशिप है वो तो हम देख रहे हैं बढ़ रही है, राइट? और लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, आपकी रील्स शेयर कर रहे हैं, आपको सुनना पसंद कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये वो लोग हैं ना जो मेरे आसपास हैं, जो जैसे मेरे फैमिली में है, मेरे दोस्त हैं, मेरे गांव के हैं। उनको ये लग रहा है ना कि ये कुछ और ही कर रहा है। अभी जो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, मेरी फैमिली ने, वो रास्ता मुझे पसंद नहीं आया ना। वो तो घुट घुट के मरना हो जाता है मेरे लिए। कौन सा रास्ता था? जो बता रहे थे कि भाई जॉब कर ले, फलाना कर ले, ये काम कर ले, वो काम कर ले, तो जो उनका एक प्रोसेस था ना, उसके अनुसार मैं नहीं चला, मैं रिबेल कर गया। तो जब मैं ये काम कर रहा था, ये कर रहा था, तब उन लोगों ने ही बोला कि भाई ये सठिया गया, पागल है, इसको इग्नोर करो। तो वो जो मेरे आसपास के लोग हैं, दोस्त हैं, मेरे रिलेटिव हैं, मेरे माता पिता हैं, जो भी हैं, तो उन्होंने बोला मेरे को कि भाई, फैमिली मेम्बर्स हैं, कि ये भाई कुछ अलग ही कर रहा है, इसको इग्नोर करो, इसको सुनना भी नहीं है। अच्छा, हाँ। तो फैमिली वाले नहीं सुनते आपकी रील्स? अब तो उनको पता चल गया ना कि इसको रिकॉग्निशन मिल रही है, लोग सुन रहे हैं, तो वो अभी सुन रहे हैं। और मेरे को मतलब थोड़ा उनका चेंज भी हो गया बिहेवियर। वो मेरे को एक्सेप्ट कर रहे, स्वीकार कर रहे कि कुछ ढंग का कर रहा है। जैसे अभी आपने बुलाया, और 2-3 इनविटेशन है, पॉडकास्ट भी देखा उन्होंने पहले भी दिया, कि बात तो अच्छी कर रहा है। हाँ, अभी उनको लग रहा है कि मैं सेंसिबल कुछ बोल रहा हूँ, मैं बकवास नहीं कर रहा था, जो उन्होंने समझ ली थी कि ये बकवास कर रहा है।
क्या वो आपके अंदाज से भी रिलेटेड था, या कि भाई हाँ आप एक बेबाक अंदाज में बोलते हैं, आप फिल्टर नहीं है आपके बोलने में, वो बहुत अच्छा, लोगों को अपील भी वही चीज़ कर रही है, तो उससे रिलेटेड था? या फिर वो होता है ना कि घर वालों की खुद की जेन्युइन उनको ये डर होता है कि पैसे बनाने का अपना जरिया ये एक सेफ कर ले, एक वो भी कंसर्न होता है ना कि इसमें पैसे कैसे बनाएगा, ये भी तो उनका कंसर्न हो सकता है ना, ये कंसर्न था? हाँ उनका यही, अरे हमारे माता पिता वही तो सामान्य है ना, उनको चाहिए कि भाई ये बच्चा है ना लाइफ सेट कर ले, नौकरी ले ले, मतलब शादी हो जाए, बीवी बच्चे हो जाए तो लाइफ सेट है उनके लिए। लाइफ सेट है। हाँ, तो उनके लिए तो यही कंसर्न था कि इसकी शादी हो जाए, इसके बच्चे हो जाए, इसको जो मिल जाए, पैसा आ जाए, वहीं तक था उनका सीमित। तो वही वो सोच भी रहे थे कि भाई अब इसके पास कुछ नहीं आ रहा है, मैं 2022 से वीडियो बना रहा हूँ तो कुछ आ भी नहीं रहा था। अभी लोग रीच कर रहे हैं थोड़ा, वो मतलब स्पॉन्सर भी कर रहे हैं तो आ भी जाता है थोड़ा बहुत। अब उनको लग भी रहा कि भाई ये कुछ कमा रहा है, कुछ रिकॉग्निशन भी, अच्छे लोग भी मेरी तारीफ कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, बुला रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म पे, तो उनको अब लग रहा है कि भाई इसकी मतलब रीच पहुंच गई है, बंदे की आवाज कोई सुन रहा है, ये जो बोल रहा है कोई कंसीडर कर रहा है इसको, कर रहा है। तो वही बात। वैसे शादी, और जैसे लोग कहते हैं शादी और बच्चे, इनके बारे में आप क्या सोचते हो? क्योंकि जैसे हम देख रहे हैं आजकल, मतलब मैं तो सुनती हूँ अपने आसपास जेनजीज वगैरह शादी में भी दिलचस्पी नहीं रखते हैं, तो आपकी फिलॉसफी या प्रैक्टिकल जितना आप देखते हो, आपको लगता है कि शादी करने से फ़ायदा होता है? फ़ायदा तो रॉन्ग वर्ड है, मतलब शादी करनी चाहिए, इंस्टीट्यूशन में अभी भी दम है मैरिज के इंस्टीट्यूशन में, या कोई फायदा नहीं है? देखो, जो मैं अभी सुबह ही पढ़ रहा था, मैं मैरिज पर प्लेटो के तौर, मैरिज प्लेटो के बारे में क्या सोच रहा है, मैरिज के बारे में प्लेटो क्या सोच रहा है, तो वो बोलता है कि जो विवाह है वो प्राइवेट इशू नहीं है, वो प्राइवेट कंसर्न नहीं है, वो पब्लिक कंसर्न है। क्यों है वो कह रहा है कि तुम है ना शादी करके क्या करोगे, बच्चे पैदा करोगे, बच्चे सबसे ज्यादा तुम, मतलब सबसे बड़ा योगदान है सोसाइटी के लिए तुम्हारा, जो बच्चे पैदा कर रहे हो, तो तुम किस प्रकार के बच्चे पैदा कर रहे हो ये भी देखना पड़ेगा भाई। क्या सभी को बच्चे पैदा करने का अधिकार दिया जाए? बात तो यह भी है ना कि अभी जैसे हमारे माता पिता है, हरियाणा में ज्यादातर चाइल्ड अब्यूज के शिकार हैं दोस्त, ये बात माननी पड़ेगी। मेरे पिताजी, कोई भी है ना, अगर मान लेते हैं कोई बच्चा फुटबॉलर बनना चाहता है, वो नहीं पढ़ना केमिस्ट्री, उसको नहीं पढ़ना मैथ, क्या हमारे माँ बाप अलाउ करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको पेरेंटिंग पता नहीं भाई, ये क्या है, इंडिविजुअलिटी क्या है, वो क्या है, सोसाइटी क्या है, करियर क्या होता है, काम क्या होता है, उनको कुछ नहीं पता। तो क्यों नहीं पता? क्योंकि उन्होंने पेरेंटिंग सीखी नहीं। पेरेंटिंग भी सीखना पड़ेगा। उन्होंने अपने होश, मतलब अपना जो वो क्या बोलते हैं, हार्मोनल चेंज में उन्होंने बच्चे पैदा कर लिए हैं, हवाबाजी में, बिना किसी प्लानिंग के साथ, तो वो अभी भुगतेंगे ना। अब कितने मतलब नौजवान लड़के हैं ना जो काम करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे और डिप्रेस्ड हैं, कोई कन्वर्सेशन नहीं है दोनों के बीच में, ना माँ बाप के बीच में है ना बच्चों के बीच में है, तो एक गैप आ गया है। तो इसलिए मुझे तो लगता है, मेरा भी पर्सनली यही मानना है कि बच्चे पैदा करना, शादी करना बहुत ही मतलब गंभीर मुद्दा है भाई। तो ऐसा नहीं कि कोई भी मुंह उठा के आ गया, शादी कर ली, बच्चे पैदा कर ली। भाई तुम सोसाइटी में बहुत बड़ा योगदान कर रहे हो बच्चे पैदा करके। अब देखिए वो बच्चे क्या कर रहे हैं, है ना, राइट। तो कंट्रीब्यूशन भी तो देखिए ना वो क्या कर रहे हैं। अब देखिए अभी किस प्रकार का देश अभी चल रहा है। अभी वो मतलब कास्ट पर वोट कर देगा, जो बच्चे आप पैदा करोगे वो रिलीजन पर वोट कर देगा, है ना। तो आपने क्या पैदा किया? एक कठपुतली ही तो पैदा किया ना, कि उसको कोई भी मतलब गुमराह कर रहा है, कोई भी अपनी मतलब जो सिस्टम है उस प्रोपेगेंडा में फंसा पा रहा है। तो कम बच्चे पैदा कीजिए, क्वालिटी के साथ पैदा कीजिए, उनको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाइए। और दूसरी बात, शादी मतलब एक मुझे भी ये भी लगता है कि जो अब सामान्य व्यक्ति है वो शादी नहीं करेगा तो क्या करेगा? शादी, हाँ मतलब ऐसा हमारे उसका टाइम फीलिंग भी है सामान्य व्यक्ति के लिए। वो तो एक अलग डायमेंशन में चले गए हम प्लेटो वाले में, कि वो बोलता है कि भाई सबको शादी का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी संतान वही पैदा करेगा जो पढ़ा लिखा होगा। अब जो सामान्य व्यक्ति है, उस प्लेटो ने तो उसका अधिकार छीन लिया ना सामान्य व्यक्ति का, तो भाई क्योंकि वो इतना ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, इतना उसके पास मतलब एक्सपोजर नहीं है, तो अब वो क्या करे भाई? सवाल तो ये भी है ना कि वो सामान्य व्यक्ति क्या करे? वो तो मर जाएगा बिना बीवी बच्चे की। तो उस सामान्य व्यक्ति के लिए मुझे लगता है पर्सनली कि शादी टाइम फीलिंग है, उसका टाइम कंज्यूम करेगी शादी, बच्चे पैदा करेगा। तो सामान्य व्यक्ति शादी कर सकता है मेरे आइडिया से, और लेकिन जिसके पास कुछ लाइफ में पर्पज है, वो काम करना चाहता है, वो ना भी करे तो चल जाएगा। तो मुझे ये लग रहा है। लेकिन बच्चे पैदा मत करिए, शादी कर लीजिए, हाँ बच्चे पैदा मत करिए, उसके लिए थोड़ा ठहरिए, सोचिए, समझिए मैंने शादी क्यों की और मैं बच्चे पैदा क्यों कर रहा हूँ। राइट, हाँ, क्योंकि ये है एक अंडरस्टैंडिंग है हमारी सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी में लोग शादी के पर्पस को समझ के ये नहीं समझते कि हमें एक पार्टनर की, अंडरस्टैंडिंग पार्टनर की ज़रूरत है, या हमारे
और उनका विजन साथ में मिलना चाहिए, फिलॉसफी या दिमाग में मेंटल प्रोसेस साथ में मिलना चाहिए। उनको ये है कि टाइम हो गया, 25 साल के हो गए शादी कर लो, 28 साल के हो गए शादी कर लो, ये एक वो टिक मार्क है। वो उनके मम्मी पापा ने भी यही बताया है कि ये टिक है जो आपको इस एज में ये टिक फिल वो करना है, टिक करना है, और 30 साल में बच्चे पैदा कर लेने, ये कर लेना है, और फिर दूसरा बच्चा पैदा करना, वो दूसरे बच्चे को करके फ्री हो जाओ। ये वो सुनते हैं ना, अरे एक फ्री हो जाओ, स्टोरी है, ये स्टोरी है, इट्स अ ट्रैप, हाँ, बंद जाओ, बन जाओ। हाँ। तो इन्होंने स्क्रिप्ट पहले लिख दिया है कि भाई हमने जो किया है वही बच्चों से करवाना है। उन्होंने क्या किया, पैसा कमाया, शादी की, बच्चे पैदा किए। तो उनको भी यही लगता है कि जिंदगी का सबसे अल्टीमेट पर्पज क्या है, शादी करना, बच्चे पैदा करना। हमारी सोसाइटी का यही मोस्टली। अभी मैं 2-3 बातें बोलता हूँ कि यदि किसी के पास 20 एकड़ जमीन है, अच्छा पैसा है, अगर वो बंदा अनमैरिड रहता है 20 एकड़ के बावजूद, वो अकेला है अपने माता पिता की, और वो अनमैरिड रहने का चॉइस करता है कि मैं अनमैरिड रहूंगा, तो ये रेवोल्यूशनरी एक्ट है। हमारी सोसाइटी में जिसके पास रिसोर्स हैं, जिसके पास 20 किले हैं, गवर्नमेंट जॉब है, वो तो अनमैरिड रह ही नहीं सकता, कंपल्सन है, उसको शादी करनी ही पड़ेगी। और दूसरी बात, लड़की है, लड़की को भी शादी मैंडेटरी है, करनी ही पड़ेगी। भाई यदि तुम शादी नहीं कर रहे, अविवाहित रह रही, तो ये रेवोल्यूशनरी एक्ट है एक महिला के लिए भी। क्योंकि ये सोसाइटी के खिलाफ जा रहा है ना। सोसाइटी ने तो बना दिया अपना ट्रेडिशन कि भाई शादी करनी ही है, जरूरी है, तुम्हारी चॉइस है, डजंट मैटर। तुम्हारी चॉइस तो वो पूछ ही नहीं रहे ना भाई, तुम कौन हो, तुम्हें तो कंसीडर ही नहीं कर रहे। हम डिसाइड करेंगे ना तुम्हें शादी करनी है, तुम्हें बच्चे पैदा करने हैं, और तुम इन सब के खिलाफ जाकर क्या कर, अविवाहित रहने का चॉइस कर रहे हो। तो वही है फिर। हाँ, मतलब लड़कियों को करना है सोशल प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि एक मेल तो होना जरूरी है उनके लाइफ में। और लड़कों को इसलिए भी करना है, जैसे आपने बोला, प्रॉपर्टी बहुत बड़ा एक दिमाग में होता है कि अगर प्रॉपर्टी है तो उसको संभालेगा कौन, कौन नहीं। और अगर आप नहीं करते तो चांसेस होते हैं कि चैरिटी में चला जाए, हो सकता है। ये है ना कि अगर कोई नहीं है तो आप सोसाइटी को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। वो तो एक बहुत उनके लिए भयावह थॉट हो सकता है कि हमारी प्रॉपर्टी ऐसे भाई, इसको कौन देखेगा भाई। ये इतना हमने जो मतलब अंपायर किया, अंपायर खड़ा किया है, किसके लिए किया है? तू शादी नहीं करेगा तो इस पर कौन कब्जा करेगा भाई? तुम्हारे चाचा, तुम्हारी बुआ आ जाएगी, भाई शादी कर, तू बच्चे पैदा कर। तो उसकी इच्छा को तो कोई कंसीडर ही नहीं कर रहा ना कि भाई इस बंदे से पूछ भी ले, भाई शादी करना चाहता नहीं करना। अरे कंपल्सन है भाई, इसकी देखभाल करनी, इसके लिए तू बच्चे पैदा कर। कमाल है भाई। अच्छा, आपने एजुकेशन की बात करी कि आप शादी तो कर लो, लेकिन बच्चे अगर आप एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो तब। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं, हम डीयू के प्रोफेसर्स को देखो, वो एडुकेट हो के वो बच्चों को बता रहे हैं गोबर की लीपा पोती करो। ये अगर एजुकेशन भी हमें यही इम्पार्ट कर रही है तो हम एजुकेशन भी क्यों लें? हाँ बिल्कुल। अभी मेरा भी यही है कि जो आपने कहा कि एजुकेशन अभी कोई सेंस ही नहीं बना रहा। मेरा पर्सनली मानना है, कुछ लोग मतलब हिट हो जाएंगे कि भाई ये तो बिल्कुल नहीं, अनपढ़ रखा। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप बच्चे भी पैदा कर लिए लेने आपने ना समझी में, स्कूल में तो मत ही भेजिए भाई, स्कूल में तो मत ही, फॉर्मल एजुकेशन तो मत ही, उसको कुछ स्किल्स का दीजिए, उसका बिजनेस करवा दीजिए। मतलब हमारे यहाँ हरियाणा में भैंस रखते, डायरी खुलवा दीजिए। वो है ना बहुत, जब 25 का प्रैक्टिकल स्किल है। हाँ, प्रैक्टिकल स्किल, या कोई मतलब अच्छा हेयर ड्रेसर बना दीजिए उसको। कुछ भी स्कूल में तो मत भेजिए उसको, मतलब बीए करेगा, एमए करेगा, क्या फिर बेरोजगार बनेगा वो, कुछ नहीं, कहीं रोजगार नहीं मिलेगा उसको। इससे अच्छा कि उसको स्किल्स का ही भाई स्टार्टिंग से ही, वो 2-4 मतलब 25 का होगा तो कुछ सीख जाएगा, अपना स्टार्टअप करेगा, अपना बिजनेस करेगा। तो आज की जो एजुकेशन सिस्टम है वो तो कुछ सेंस ही नहीं बना रही ना, कुछ भी नहीं है। आप चले जाइए, अभी मेरे पास है ना हर रोज फोन आते हैं प्रोफेसर्स के कि भाई जितना आजादी के साथ तू बोल रहा है, जितना फ्रीली तू बोल रहा है, इतना फ्रीली तो हम बोल भी नहीं पा रहे। एक प्रोफेसर ये चीज बोल रहा है मेरे को, क्यों नहीं बोल पा रहा? क्योंकि वो भी एक सिस्टम का पार्ट है। उन्होंने डिफाइन कर दिया कि भाई ये सिलेबस है, आपको ये पढ़ाना, इससे बाहर चलोगे, क्रिटिकल थिंकिंग सिखाओगे, क्रिटिसिज्म सिखाओगे, अपने आइडियाज को भी बताओगे कि भाई ऐसे ऐसी चीजें भी हो सकती हैं, तो आपको निकाल दिया जाएगा इंस्टीट्यूशन से, आपको टॉर्चर किया जाएगा। तो जो एजुकेशन का सिस्टम है ना, अभी मैं बता रहा हूँ आपको किस प्रकार का एजुकेशन सिस्टम है। अभी हमारे हिसार में जो एक वो है, कल्पना के आधार पर बनाया गया है कि लड्डू गोपाल है, जो पिड्ढे पर बैठा है गोपाल, उसको परीक्षा दिलवाई जा रही है कि ये पास हो गया, लड्डू गोपाल पास हो गया। मतलब इस प्रकार का बुलशिट स्कूलों में चल रहा है, इस प्रकार के कार्यक्रम। वो क्या पढ़ाएंगे भाई, क्या क्रिटिकल थिंकिंग दे देंगे? तुमसे कुछ नहीं, वो मोटी फीस सेट लेंगे भाई, और कुछ नहीं देने वाले तुम्हारे बच्चे को। क्या साइंटिस्ट बना देंगे वो लोग? नहीं बनाएंगे भाई। राइट। हाँ, तो यही है ना कि रेलेवेंस क्या है एजुकेशन, किस लिए एजुकेशन दिला रहे हो तुम बच्चे को?
बताओ किस लिए? डिग्री के किस लिए? डिग्री के लिए बस। भाई डिग्री मिल जाएगी। अब तो तुम ये सोच रहे हो ना कि रोजगार के लिए पढ़ा रहे, रोजगार भी नहीं मिल रहा दोस्त, रोजगार भी नहीं मिल रहा। सही बात। तुम्हारा पर्पज ये तो है ही नहीं कि इस बंदे का खोपड़ा खुल जाए, जो बंद है कई सालों से, कई सदियों से बंद है। तुम ये तो बिल्कुल भी नहीं चाह रहे कि इसका खोपड़ा बंद हो जाए स्कूल में। तुम अल्टीमेटली यही चाह रहे हो ना, जो हमारे माँ बाप है, कि ये एजुकेशन ले, उसको जॉब मिल जाए। भाई तुम्हारे बच्चे को ना तो जॉब मिलेगी, ना तुम्हारे बच्चे का खोपड़ा खुलेगा। खोपड़ा खुल जाए तो वो थोड़ा क्रिएटिव भी कर ले, शायद सिंगर बन जाए, शायद फुटबॉलर बन जाए, शायद अच्छा पेंटर बन जाए। खोपड़ा खुल जाए तो क्रिएटिव चीजों में चला जाए। लेकिन अभी तो वो चीज भी नहीं है ना भाई। लड्डू गोपाल से परीक्षा दिलवाई जा रही है ना। तो तुम्हें है ना, तुम्हारा जो अल्टीमेटली स्कूल है वो कुछ नहीं परोस रहा। मेरा ये व्यक्तिगत मानना, मैंने देखा कि अभी जो टीचर है, अभी जो मेरे पास कॉल आ रही, वो यही तो बोल रहे हैं ना कि भाई हम क्रिटिकल थिंकिंग है ना वो नहीं पढ़ा पा रहे भाई। बियॉन्ड सब्जेक्ट तो जा ही नहीं रहे ना भाई। और सब्जेक्ट कौन चूज करेगा, क्या पढ़ाना क्या नहीं, वो गवर्नमेंट चूज करेगी। गवर्नमेंट क्या चूज करेगी? प्रोपेगेंडा चूज करेगी कि भाई ये हमारी पॉलिटिकल सिस्टम को सही बैठता है, ये हमारे अनुसार ठीक है, तो इसको पढ़ाइए भाई। तो अल्टीमेटली वही पढ़ाया जाएगा ना। तो यही है कि एजुकेशन का कोई, मुझे लगता है, रेलिवेंस नहीं है। अपने बच्चों को किसी कला में मतलब उसका दाखिला करवाइए, उसको डांस सिखाइए, म्यूजिक सिखाइए, या उसको खेती सिखाइए, कुछ भी सिखाइए। एजुकेशन तो बिल्कुल ही मत दिलाइए 12वीं तक, जो वो पैसा वेस्ट है, टाइम वेस्ट है। कॉलेज में जाएगा, रोएगा, कुछ नहीं, वो डिप्रेशन में चला जाएगा। 12वीं कर लेगा, BA कर लेगा, MA कर लेगा, ऐसे ही भटकेगा। जॉब तो बिल्कुल भी नहीं है। राइट। अभी देख लीजिए हरियाणा में यार 14 लाख बच्चों ने CET का एग्जाम अप्लाई किया और करीब 10 लाख नौजवानों ने पेपर दिया। 10 लाख नौजवान, कितने लोगों को ले लेंगे? 50,000, ज्यादा से ज्यादा 50,000। अभी तो वो प्रोसेस भी अंडर गोइंग है, चल ही रही है। तो 9.5 लाख कहाँ जाएंगे भाई? कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? और जो एग्जाम्स ले रहे हैं उसमें भी तो हमने देखा एग्जाम्स भी ठीक कंडक्ट नहीं हो रहे हैं। SSC में हमने देखा, यस, UGC नेट का देखा, नीट का देखा, वो भी तो NEET का मतलब देखा, हाँ, वो भी तो वो रहा ना, धांधलेबाजी चल रही है, लीक हो रहे हैं एग्जाम। ये मतलब चल क्या रहा भाई इस देश में? अच्छे से एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहा। तुम ये कह रहे हो कि इसके रोजगार मिल जाएगा, ये है फलाना है ढिमका, तो कुछ भी नहीं, मुझे नहीं लगता। राइट। मतलब लोग परसेंटेज के पीछे भाग रहे हैं। अभी तो 99% पे कंपटीशन इतना ज्यादा है, और कितना बच्चा कर लेगा? हाँ, मतलब कितना ही कर लेगा। और कोई गारंटी नहीं है, जॉब की गारंटी नहीं है। जो तनख्वाहें मिल रही हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है। इतनी मेहनत करने के बाद जो आप कमा पा रहे हो, कुछ भी नहीं। हाँ, अभी मान लेते हैं जॉब मिल भी गई, मान लेते हैं उसको 20 लाख रुपए मिल भी रहे, मान लेते किसी ने नीट कर लिया, वो MBBS लग गया, कोई अच्छी सी वो प्राइवेट जॉब कर रहा है, इसके बावजूद भी क्या हुआ भाई? उसको तुमने है ना एक ट्रेंड कर दिया है एज इंस्ट्रूमेंट। हाँ, एज इंस्ट्रूमेंट ट्रेंड कर दिया। वो कमा रहा है पीछे, अंदर से जो फ्रस्ट्रेशन होगी ना भाई, वो सुसाइड भी कर लेगा भाई। तुम्हारा कम्युनिकेशन बंद हो गया ना भाई। ना माँ बाप ने उसके साथ कम्युनिकेशन किया, ना टीचर ने अच्छी तरह। अरे टीचर कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, उनको पता ही नहीं है ना भाई। ये ह्यूमन बीइंग भी है, वो एज ए प्रोडक्ट देख रहे हैं ना, जो प्राइवेट बिजनेस है। तो भाई वो कितना, जॉब भी मिल गई, कुछ व्यक्तियों को जॉब भी मिल गई। अल्टीमेटली तुम यही चाहते हो ना, जॉब मिल जाए। जॉब के बाद क्या है दोस्त? वो ह्यूमन नहीं रहा भाई, वो एक यंत्र बन गया। तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना, उसको यंत्र बना रहा भाई। और मैं ये कल्पना से नहीं बात कर रहा कि मैं कोई कल्पना से बात कर रहा हूँ। मेरे पास हजारों DM भरे पड़े हैं कि भाई मैं 3-4 लाख रुपए ले रहा हूँ, मेरी फटी पड़ी है, मेरी बैंड बजी हुई है, मुझे नहीं चाहिए ये सब चीजें भाई, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं मरना घुट घुट के। सही। और वो भी कुछ ही लोग हैं जिनको जो मिल रही है, ज्यादातर तो नहीं मिल रही। तो एजुकेशन तो अल्टीमेटली यही है कि भाई तू अनपढ़ है ना, कोई काम कर लेगा, तू थोड़ा बहुत पढ़ भी लेता, तुम्हारे अंदर अहम भी आ जाएगा, मैं भैंचोद ये होगा, मैंने ये पढ़ लिया, अब ये काम करूंगा मैं, तो वो काम भी नहीं कर पाएगा कुछ। तो इसलिए ये है ना कि तुम्हारे अंदर मतलब वो आए सुपीरियोरिटी की, मैंने 12वीं कर ली, BA कर लिया, मैं ये काम करूंगा। इससे भी बचोगे तुम यदि तुम फॉर्मल एजुकेशन नहीं लोगे, तो कोई ढंग का काम कर लोगे। मैं बहुत से नौजवानों को जानता हूँ हरियाणा में, वो नहीं दे रहे CTI एग्जाम, वो कर रहे हैं अपना काम। जो मतलब हमारे हरियाणा में तो यही ज्यादा खेती पशुपालन, तो वो डायरिया कर रहे हैं। अब एक राठी भाई है, वो डायरी कर रहा है, बड़ा अच्छा भाई, सही है भाई, हम उनको भी सम्मान देंगे ना भाई, जो डायरी कर रहा है, या कोई जो नाई की दुकान कर रहा है भाई। मान लेते सभी इन जो ये प्रोफेशन है ना, इनकी भी तो वैल्यू है ना भाई। फिर दूध कौन पैदा करेगा, बाल कौन काटेगा, ड्राइवर कौन बनेगा? तो इसलिए भाई अलग अलग स्किल में इनको जाने दीजिए भाई, थोड़ी आजादी दीजिए। राइट। हाँ, उसी को ये लोग पैकेज कर रहे हैं मॉडर्न टर्म्स में, एंटरप्रेन्योरशिप बोल के, सेल्फ एम्प्लॉयड बोल के। काम तो यही है ना। हाँ, यही। अपनी डेयरी खोलोगे तो आप एंटरप्रेन्योर हो। हाँ बिल्कुल, यही बिजनेस है ना, यही एंटरप्रेन्योर हो आप। बिल्कुल, पढ़ाई करके भी आपको यही करना है। हाँ।
तो आप पहले भी कर ही सकते हो। बिल्कुल। उसमें आपने जो बातें बोली उसमें 2-3 पॉइंट्स भी निकल के सामने आए, जैसे आपने बोला लड्डू गोपाल को एग्जाम दिलवा रहे हैं, वो कर रहे हैं। मतलब एक तरफ हम बोल रहे हैं कि ये भगवान है, ये सृष्टि चला रहे हैं, दूसरी तरफ हम उनको अपने कह रहे हैं एग्जाम दो। Yes. वो एग्जाम निकल रहे हैं, फिर तो आप तुम है ना, तुम भगवान को सर्टिफाइड कर रहे हो कि ये पास होगा। तुम बड़े हुए या भगवान बड़ा हुआ? तुम बड़े हुए ना भाई, तुम फेल भी कर सकते थे। और क्या क्या बकवास बाजी भाई, तुमसे सर्टिफिकेट चाहिए परमात्मा को कि भाई अब तुम पढ़े लिखे हो। तुम पढ़े लड्डू गोपाल हमने पास कर दिया, हमारे स्कूल ने सर्टिफाइड कर दिया लड्डू गोपाल अब बुद्धिमान है। मतलब तुम्हारे स्कूल में आने से पहले लड्डू गोपाल मूर्ख था भाई। तुम फिर उस लड्डू गोपाल से भी ऊपर हुए ना, हाँ तुम्हारा और ऊपर है फिर उससे, राइट, तुम ही भगवान हो गए फिर तो भाई। बिल्कुल। और ये बकवासबाजी चल रही है। चल मैं तो कहता हूँ कि भाई थोड़ा खोपड़े का इस्तेमाल करो दोस्त। ये लड्डू गोपाल क्या है भाई, कितने साल से आया? 2-3-4 साल से आए मैक्सिमम मार्केट में। हाँ। तो ये है ना, एक प्रोडक्ट उतारते हैं, हाँ कैसे इनको क्या बनाया जाए अल्टीमेटली। अभी हमारे हरियाणा में पता, खाटू श्याम खूब लोग जा रहे हैं। हाँ भाई मैं भी है ना, मैं हिंदू धर्म को फॉलो करता हूँ, लेकिन साइंटिफिक जो चीजें उनको फॉलो करता हूँ। जो डोगमा है, जो सुपरस्टिशन है, उनको तो मैं मतलब पेलता ही हूँ। अब आएंगे कि कहने भाई इसको तो खाटू श्याम से भी दिक्कत है भाई। दिक्कत क्यों दिक्कत है अब मैं समझा रहा हूँ। अभी किसी व्यक्ति ने बीटेक की है, वो खाटू श्याम जा रहा है, किसी ने बता दिया कि भाई खाटू श्याम जाने से तुम्हारी बीवी को बच्चा हो जाएगा। अब इसको मैं मतलब एक्सपोज ना करूं भाई। तुम ये माने बैठो कि मैं है ना पैदल यात्रा करूंगा खाटू श्याम की और मेरी पत्नी को बच्चा हो जाएगा। क्या सेंस बना रहा भाई। तो भाई है ना, आप वहां जा सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं वहां क्या चल रहा है, उस उद्देश्य से जाइए भाई। लेकिन तुम तो इस उद्देश्य से जा रहे हो ना कि मेरी जॉब लग जाएगी, मेरी बीवी को बच्चा हो जाएगा, 2-10 साल से नहीं हो रहा। तो भाई फिर वो बायोलॉजी क्या करे भाई, बायोलॉजी क्या करे फिर भाई, है ना। खाटू श्याम ही बच्चा पैदा करवा देगा। तो ऐसे ऐसा डोगमा चल रहा है, ये पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं। पढ़े लिखे आपने साइंटिस्ट की बात करी, हम यही देख रहे हैं साइंटिस्ट नारियल फोड़ रहे हैं, नींबू मिर्ची लगा रहे हैं। तो मतलब एक साइंटिफिक टेम्परामेंट का बंदा ये कैसे कर सकता है? देखो मैं ये बोलता हूँ कि विचित्र। हाँ, एक मतलब अभी उसका नाम ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को, एक मतलब बहुत बड़ा फिजिसिस्ट था, उसने बोला है, उसको नोबेल प्राइज भी मिला, कि भाई तुम पीएचडी लेने के बावजूद भी मतलब मूर्ख हो सकते हो, इडियट हो सकते हो, साइंटिस्ट होने के बाद भी मूर्ख हो सकते हो। पैमाना क्या है? चल ठीक है, तू मतलब तुम्हारी फील्ड में तुम एक्सपर्ट हो, साइंटिस्ट हो, लेकिन जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है ना, वो एक अलग ही चीज है। उसका बीटेक से या बीएससी से जो हम आजकल पढ़ रहे हैं ना, उनसे ज्यादा सा लेना देना नहीं। साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या है अल्टीमेटली भाई, जो मैं बता रहा हूं तुम उसको एक्सपीरियंस करोगे, फैक्ट चेक करोगे, देखोगे कि भाई है क्या, अपने लॉजिक का, रीजनिंग का प्रयोग करोगे, मेरी बात ब्लाइंडली फॉलो नहीं करोगे। तो यही है ना। और साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात किसने की भाई? नेहरू साइंटिफिक टेम्परामेंट की इतनी जबरदस्त बात कर रहा है भाई, लेकिन सब नेहरू को गालियां देंगे। मैंने साइंटिफिक टेम्परामेंट कहीं भी सीखा तो वो नेहरू से सीखा है कि भाई साइंस की बात की नेहरू ने। हमारा फंडामेंटल जो ड्यूटीज है ना, उनमें ये भी ड्यूटीज है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाना है सोसाइटी में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ये, लेकिन हमने क्या मान लिया, ये तो साइंस पढ़ रहा है। अरे वो साइंस बीटेक है ना, बीटेक का साइंटिफिक टेम्परामेंट से कोई लेना देना नहीं है। बीएससी का ये जो तुम साइंस पढ़ रहे हो, यदि डीप में जाओगे तो तुम समझ जाओगे, यदि तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे कि भाई, लेकिन तुमने समझा नहीं है ना वो एक्चुअल में। तुमने ले लिया डिग्री, बीएससी कर ली, बीटेक, लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं समझा। तो इस देश को साइंटिफिक टेम्परामेंट की बहुत जरूरत है कि भाई हम अपने खोपड़े का इस्तेमाल करें। हमारे पास एक फैकल्टी है रीजन करने की, और तुम उस फैकल्टी को, उस मतलब एट्रीब्यूट्स को भूल चुके हो अपने, कि भाई तुम्हारे पास खोपड़ा है, उसको प्रयोग कीजिए, जो चीजें चल रही है उनको एनालाइज कीजिए। फिर हम में और एक मूर्ख में और गुलाम में क्या फर्क हुआ? गुलाम भी तो जो मालिक कहता है ना, वही ऐसी बात मान लेता है कि भाई आपको आज यहाँ दोपहर तक खड़ा रहना है। उसने ब्लाइंडली माना, वो गुलाम है। मूर्ख भी वो मान लेगा। लेकिन जिसके पास विवेक है, रीजन, वो क्या करेगा? वो सवाल करेगा कि मैं यहाँ क्यों खड़ा हूं भाई, क्या लॉजिक है, क्या कारण है, मैं क्यों गुलाम हूं भाई। तो ये सब चीजें, लेकिन ये तुम्हें सिस्टम नहीं सिखा रहा है ना। राइट। क्योंकि हम तो साइंटिस्ट हो ना, मैं ये बोलता हूं, तुम है ना, कितने बड़े नोबेल प्राइज विनर भी हगते हैं भाई, हगते हैं। चलो तुम तुम्हारी फील्ड में एक्सपर्ट हो भाई, विराट कोहली अच्छा क्रिकेटर है भाई, मान लिया, है ना,
लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट से तो वो लूज भी है भाई, कितना अच्छा सिटीजन है, कितना हाँ। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन सिटीजन है, वो चला गया ना लंदन छोड़ के, हाँ, अच्छा सिटीजन है। दिल्ली के जो निवासी है उनके बारे में वो कंसर्न भी है भाई, वो आंदोलन किया है ना, किया है। किया है। तो यही देखिए भाई कि आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो, इसका मतलब ये है नहीं कि हम तुम्हें पूजने लग जाएंगे, तुम्हारी मूर्तियां बनाएंगे, तुम्हारे लिए स्टेडियम रोड जाम कर देंगे। तो ये इस देश में चल रहा है भाई, मतलब उन निब्बियों को कोई समझा नहीं रहा भाई। 20-20 साल के जो लोंडे भाग रहे हैं पीछे किसी भी प्रकार, चाहे वो टीचर है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो क्रिकेटर है, या मतलब कोई फिल्म एक्ट्रेस है या एक्टर है, तो उनको कौन समझाएगा कि भाई ये इंटरटेनर है, इनसे कोई सीख लो और निकलो भाई। यही तो हमें पैदा करना है ना हमारी सोसाइटी में, जिस चीज की कमी है। क्या ये तुम्हारे स्कूलों में सिखाया जाएगा? भाई तुम बता दो, एक स्टेटमेंट दे के दिखा दो भाई तुम गवर्नमेंट के खिलाफ, तुम एक स्टेटमेंट दिखा दो भाई दे के कि भाई मैं ऐसे ऐसे, ये मतलब डोगमा फैला रहा है सोसाइटी में जो बाबाज है, तुम एक स्टेटमेंट दे के दिखा दो भाई, तुम्हारा कितना बायोकाट हो जाएगा, जीना दूभर हो जाएगा। तो इसलिए लोग इस डर के कारण बोल भी नहीं पा रहे। आई थिंक ये कंडीशनिंग बहुत पहले से, जैसे आपने पेरेंट्स का भी बताया, हमारी पूरी सोसाइटी ही ऐसे शेप अप हुई है कि आप अपने से बड़ी अथॉरिटी को नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आपको ये बोला जाता है उनके पास एक्सपीरियंस है, अकल है, उनको पता है, आपको नहीं पता। कुछ चीज़ें, मतलब मैं तो अपने घर में भी देखती हूँ, ये है एक, जैसे आपने बोला ना कि पेरेंटिंग की बात हुई कि पहले पेरेंटिंग के बारे में इतनी बात नहीं होती थी, तो मैं अपने पेरेंट्स की ये माइंडसेट सुनती हूँ कि उन्होंने अपने पेरेंट्स की, ये सुनने में आता है ना कि हम लोग तो चुपचाप मान लेते थे, तुम लोग नहीं मानते। मतलब उनको लगता है कि यही एक टेम्पलेट फॉलो होना चाहिए, जो बड़े लोग कह रहे हैं उसको चुपचाप मान लो। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आई थिंक वही एक जनरेशन बिल्ड कर रही है, क्योंकि उन्हें चुपचाप मानने की आदत है। तो पहले वो पेरेंट्स की मानते हैं, फिर टीचर्स की मानते हैं, फिर अपने एम्प्लॉयर की मानते हैं, फिर गवर्नमेंट की मानते हैं, इससे आगे निकल ही नहीं पाते। हमारी यहाँ कंडीशनिंग यही करी जाती है ना कि जो ओबीडियंट है, ओबीडियंट, आज्ञाकारी है, वो संस्कारी है। हाँ। अब मैं ओबीडियंट नहीं हूँ, आज्ञाकारी नहीं हूँ, मैं डिसओबीडियंट हूँ। मैं मानता नहीं, मैं सवाल करता हूँ, तो मुझे क्या कहेंगे, ये तो नल्ला है, बेरोजगार है, पागल है, चूतिया है। तो अब देखिए ये लेबल मिला है मेरे को। मैं अभी जो आपने वो अथॉरिटी वाली बात करी कि ये बड़े हैं, अभी मैं एक फिलोसोफर का मेंशन कर देता हूँ, सोक्रेटिस हुआ है, वो अपने जो शिष्य थे जैसे प्लेटो था, वो उनको बता रहा है कि भाई किस व्यक्ति का तुम्हें सम्मान करना है, किसका नहीं। तो वो बोलता है कि भाई तुम्हें है ना, किसी की उम्र 80 वर्ष है इसलिए उसका सम्मान नहीं करना है भाई। हाँ वो हो गया है उम्र से 80 वर्ष का, लेकिन उसका खोपड़ा अभी भी वही छोटे बच्चे वाला ही है। अभी कोई व्यक्ति है वो है 17-18 साल का, लेकिन भाई मतलब क्या, मतलब उसका साइंटिफिक टेम्परामेंट है, उसका खोपड़ा इतना जबरदस्त है, इतना अच्छा काम कर रहा है वो भाई, ऐसे ऐसे रेवोल्यूशनरी आइडियाज लेके आ रहा है, उसको सम्मान दीजिए ना भाई। लेकिन हमारी सोसाइटी में क्या भाई, ये तो 45 वर्ष का है, 50 वर्ष का इसका एक्सपीरियंस होगा, इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी, इसकी बात तो काटनी ही नहीं है भाई। अगर तुम काटोगे तो भाई ये तूने तो हमारे पिताजी की, हमारे दादाजी की डिसरिस्पेक्ट कर दी। भाई सवाल पूछने में कौन सी डिसरिस्पेक्ट है भाई? यदि तुम है ना हमारा एक सवाल भी नहीं पचा पा रहे, हमारा थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म, या हमें थोड़ी सी भी आजादी नहीं दे रहे, फिर तो हम तुम्हारे गुलाम ही हुए ना भाई। राइट। गुलाम में फिर फर्क क्या रह गया? तुमने तो तुम्हारी अथॉरिटी स्टैब्लिश कर दिया ना कि भाई जो हम बोलेंगे वही अल्टीमेट रियलिटी है। फिर तो हमारे खोपड़े का इस्तेमाल ही क्या रह गया भाई? क्यों दिया फिर परमात्मा ने हमें खोपड़ा? अगर तुम्हें ही अल्टीमेट अथॉरिटी मानना है माँ बाप को, या हमारे जो सोसाइटी में, मतलब हमारे हरियाणा में बोला जाता है सफेद वस्त्रों वाले पंचायतियों को, तो अभी मैं देखता हूँ हरियाणा में जो पंचायती लोग हैं, अभी बूढ़े भी हैं, वो इतने मिसोजिनिस्टिक हैं, वो इतनी मतलब पूरा जो अभी सोशल, अभी जो मतलब हार्मनी डिसहार्मनी चल रही है मैरिज को लेकर या रिश्तों में, वो पूरा ब्लेम ही कर रहे हैं फीमेल कम्युनिटी को कि भाई ये सब फीमेल का। एक बुढ़ा है 65 वर्ष का, अब वो है 65 वर्ष का, अब उसका खोपड़ा इतना नहीं खुला ना कि भाई इसमें दोनों जो जेंडर है उनका रोल है, सिर्फ एक जेंडर का रोल नहीं। वो टारगेट कर रहा है सिर्फ एक जेंडर को ही, वो बुढ़ा। अब उसको क्या बोलूं मैं, उसका सम्मान करूं भाई मैं? अब जो सोसाइटी मुझे इतनी भी आजादी नहीं दे रही कि भाई मैं एक सवाल कर लूं, उसको थोड़ा पूछ लूंगी, दादाजी ऐसी बात क्यों है, मैं क्यों मानूं, क्या कारण, मैं ये काम भी तो कर सकता हूं दादाजी।
तो इसका मतलब फिर क्या लॉजिक क्या है भाई? राइट एक गुड गर्ल गुड बॉय सिंड्रोम होता है ना कि हमने वो पास ऑन कर दिया है कि गुड गर्ल गुड बॉय का नोशन, हाँ गुड गर्ल होनी चाहिए, गुड बॉय होना चाहिए। हाँ। फिर एक रिस्पेक्ट हम ये क्यों नहीं होती, रिस्पेक्ट को बड़े लोग इंटाइटलमेंट समझते हैं कि रिस्पेक्ट क्योंकि एज हो गई तो वो साथ में चिपक ही जाएगा। एक वो जो अर्न करने वाली चीज होती है ना, इट हैज टू बी अर्नड। आई थिंक वो चीज वो कहीं ना कहीं मिस करते हैं। वो बिल्कुल। मतलब कि नहीं नहीं अब तो है, अब तो मानो, अब चाहे हम जो भी कह रहे हैं हाँ। तुमको मानना पड़ेगा। भाई वो यही है ना कि ये मेरे माता पिता हैं, तुम्हें इनकी तो बात माननी पड़ी। भाई है माता पिता तो क्या ये भगवान हो गए क्या भाई? ये दुनिया भर का सारा मतलब नॉलेज इन्हीं के अंदर है क्या? हमारे गाने भी तो बन रहे थे, ये तो सच है कि भगवान है, लेकिन ये हमने प्रमोट भी किया है हाँ, अपने कल्चर में, हाँ। अपनी मूवीज में। तो वही देख देख के बड़े हुए और वही सोच सोच के बड़े हुए हैं। हाँ तो अभी हमारे ये है अभी भी सिस्टम कि भाई अभी मैं कई लोग मेरे को नौजवान बोलते भी कि भाई तू तो है ना बड्डे की बात नहीं मानता, तू तो बड्डे की बात काटता है। मेरा क्रिटिसिज्म यही है ना, मैं नहीं मानता भाई, क्यों मान लूं मैं, क्या मानूं? मेरे पास मेरी इंडिविजुअलिटी है, मेरा खोपड़ा भाई, मैं उसका प्रयोग करूंगा ना। मैं परमात्मा ने दे दिया। अगर मेरा दादा है, मेरा ताऊ है, इसी की बात माननी जरूरी है कि यू मेरा ताऊ है तो क्या मेरा ताऊ गलत नहीं हो सकता कि? या कितनी बड़ी मतलब मूर्खता की बात है कि तेरा बाप है, तेरा दादा है, तेरा चाचा है तो वो तो सही है बात कहेगा भाई? नहीं, चाचे ताऊ भी गलत हो सकते हैं, दादा भी गलत हो सकते हैं, माँ बाप भी गलत हो सकते हैं। ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी और गलत होते हैं भाई, हर व्यक्ति में फॉल्ट होता है। एक फिलोसोफर हुआ है एडमन बर्ग, वो कहता है कि ह्यूमन बीइंग है ना वो इम्परफेक्ट है। कोई भी कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना वो इम्परफेक्ट है, और यदि वो परफेक्ट होने का प्रयास कर रहा तो ये मूर्खता है। वो कभी परफेक्ट नहीं हो पाएगा, उसकी लिमिटेशन है, उसकी लिमिटेशन है। तो बियॉन्ड क्रिटिसिज्म कोई भी नहीं है, बियॉन्ड क्रिटिसिज्म यदि तुम एडमन बर्ग के पर्सपेक्टिव से चलो, क्योंकि इम्परफेक्ट है वो, उसका क्रिटिसिज्म होगा। अब मेरे को बोलते भी तू हर व्यक्ति को क्रिटिसाइज करता, नहीं करता भाई। मैं जो मेरे आसपास दिख रहा है ना, जो मैंने अनुभव किया, जो मेरा ट्रोमा है, मैं उसी को तो क्रिटिसाइज कर रहा हूँ ना भाई, मेरे आसपास देख रहा हूँ। राइट तो ये चीजें हैं। और जो मतलब क्रिटिसाइज भी आप ये लगा लो ना, आप किसी बंदे को क्रिटिसाइज नहीं भी कर, उसको प्रेज भी करते हो, उसको लुकअप टू भी करते हो, उसकी भी 100% चीजें हो सकता है आपको ना पसंद हो। हाँ आप 80% उसको क्रिटिसाइज नहीं करते, 20% स्टिल कर सकते हो। अब ये 100% तो अग्री नहीं करोगे। आप ही है ना, उनको ये लग रहा है कि मैं सभी को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, हाँ। क्योंकि मैं सेलिब्रिटियों को कर रहा हूँ। भाई मैं जो नए छोटे छोटे कंटेंट क्रिएटर आ रहे हैं उनको प्रमोट भी कर रहा हूँ, वो चीजें नहीं दिखाई देंगी तुम्हें। अभी एक लेडी है, नौजवान 20 साल की उम्र की लड़की है, पूजा नाम से, मेरी रेवाड़ी से, मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ कि नए नए लोग आए भाई, वो चीजें भी तो है ना। लेकिन ये उठा लेंगे कि ये तो क्रिटिसाइज कर, नहीं भाई, जो अच्छे लोग हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ा रहे हैं, हम उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। जो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट कर रहे हैं उनको प्रमोट भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा बात नहीं है हम सभी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हमारी भी तो साइड है ना, साइंटिफिक टेम्परामेंट, लॉजिक। हाँ बिल्कुल। हाँ अच्छा एक चीज़ है, ये मैं आपको जो लेटर आपने शेयर किया था लियो टॉय वाला, ठीक है ना, जो उन्होंने लिखा था गांधी, लेटर टू हिंदू, लेटर टू हिंदू, उसमें एक जगह है कि योर मतलब उन्होंने लेटर टू हिंदू में लियो टॉल्स्टाइन ने एक जगह मेंशन किया हुआ है, योर कंडीशन डिपेंड्स नॉट ऑन रूलर्स बट ऑन योरसेल्फ। इफ यू आर स्लेव्स इट्स नॉट बिकॉज द इंग्लिश रूल यू बट बिकॉज यू अलाउ देम टू रूल यू। यस हाँ। आपको लगता है वो आज भी इट होल्ड्स ट्रू? आज हम मतलब इसको मैं अभी अपने पॉलिटिकल लैंडस्केप, प्रेजेंट पॉलिटिकल लैंडस्केप में लाना चाहती हूँ। जैसे बिहार इलेक्शन में हमें लगता है कि ये तो इन्होंने धांधलेबाजी करी, ये वो करा मतलब मेरे को उस पर भी वीडियो बनानी है, वो तो मतलब डिटेल टॉपिक है। बट हम एज अ जनता क्या हैं, हम भी तो अलाउ कर रहे हैं। अभी मैं आपने बिहार इलेक्शन पे, मेरा दोस्त है कृष्ण दलाल, वो बोलता है, उसने एक रील बनाई कि साइमन कम बैक, साइमन कम बैक, भाई हम पे राज करो, तुम आ जाओ भाई, हमें आजादी मिली, उसका फायदा तो नहीं उठाया ना हमने। भाई किसको जिता रहे तुम बिहार में? एक व्यक्ति रेपिस्ट है, एक लेडीज की मतलब वो पतलून खोल रहा है, उसको जिता दिया, क्या नाम उसको, सुनील पिंटू नाम से कोई। ओके अभी अनंत सिंह तो मतलब एक नंबर का बदमाश है, डकैत है, मर्डरर है, उसको जितवा दिया। तो वो आजादी किस प्रकार की, क्या हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने इस आजादी की मतलब सपना देखा था कि भाई आप ऐसे ऐसे लोगों को चुनेंगे? तो ये देखिए कि मतलब हम समझना ही नहीं चाहते, इस आजादी का प्रयोग ही नहीं करना चाहते भाई, हम भेड़ चाल चल रहे हैं। बोला ना टोल्स्टॉय को कि भाई तुम अपने खोपड़े, तुमने है ना अलाउ कर दिया दूसरे व्यक्ति को कि हम पर राज करे। 10,000 में ही बिक गए भाई, महिलाएं बोल रही कि मोदी जी ने ये कर दी। अरे तुम इसको थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखो, 10,000 में तुमने वोट दे दिया, तुम्हारे बच्चे को रोजगार मिल जाएगा,
तुम्हारी हेल्थ सर्विस अच्छी हो जाएगी, नहीं होगी। 10,000 में कितना दिन निकल जाएगा, 2 महीने 3 महीने, इसके बाद क्या, घुट घुट के मरना पड़ेगा। तो ये बात ये है कि भाई तुम फैसिलिटीज की डिमांड करो, कैश की डिमांड नहीं करो। फैसिलिटीज, अच्छे हॉस्पिटल दो, यूनिवर्सिटी दो, अच्छे मतलब सिस्टम में पुलिसिंग अच्छी करो, रूल एंड लॉ लेके आओ, कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करो अच्छी तरह। तो ये डिमांड करो ना। ये डिमांड कब करेंगे, जब उनको पता होगा। वही है ना कि चल रहा है ये, जैसे क्योंकि जनता की बात हो रही है, तो हम ये देख रहे हैं कि पढ़ी लिखी जनता ही जब ये नहीं कर पा रही है, उस जनता को जिसको वैसे भी एजुकेशन की एक्सेस भी कम है, इतनी गरीब है, वो उनकी गलती आप कितना देखते हैं कि हम ये कहते हैं कि वो बिक गए, हाँ वो बिक गए, वो गलत है ना, बट उनके पास क्या दूसरी चॉइस थी? क्या उनको इतनी समझ है? क्या उनको इतनी अवेयरनेस भी है कि ये जो 10,000 रुपये मिल रहे हैं ये किस वजह से मिल रहे हैं, या जो उनकी पेंशन स्कीम है वो उनके हक की बनती है, वो गवर्नमेंट वैसे भी देगी, किसी एक व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए नहीं है? कि ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार ने दे दिए उनको, अपने घर से थोड़ी दिए हैं, गवर्नमेंट फंड जो उनका बन रहा था वहां से दिया, वो कोई और भी दे देता, सरकार की पब्लिक से आ रहा है अल्टीमेटली वो चीजें। बिल्कुल है ना। तो ये इतनी अवेयरनेस ही नहीं है। देखो मैं थोड़ा आपसे यहाँ डिफर कर रहा हूँ। हाँ। देख दोस्त, उनको इतनी अवेयरनेस तो जरूर है कि जो ये हमें 10,000 दिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं गलत काम में तो दिए जा रहे हैं, हमें कैश मिल रहा है, इतनी अवेयरनेस तो है, इतनी तो है, इतनी तो है उनको पता है कि भाई कुछ ना कुछ गलत होगा। उनको लालच है, हम ले लेते हैं 10,000 रुपए, तो उन्होंने अपना जमीर बेच दिया है। तो फिर तुम ये बोलोगे कि हमें पॉलिटिकल सिस्टम की समझ नहीं है, पॉलिटिकल अवेयरनेस नहीं है, लेकिन तुम्हें इतनी अवेयरनेस तो है कि तुम गलत काम कर रहे हो, और इसके बावजूद भी तुम कर रहे हो, तो फिर तो भाई तुम्हारी ही गलती है। तुम लेने से मना कर दो भाई, हम 10,000 भी ले लेंगे, मान लेते ले भी लेंगे, तुम क्यों वोट दे रहे हो? इस पर वोट दो ना भाई। तुम्हें इतना जरूर पता है कि भाई इन्होंने काम नहीं किया, ये 10,000 रुपए में हमारी वोट ले रहे हैं, और तुम बेच भी रहे हो, तो इसमें किसकी गलती है? सिटीजन की भी गलती है, राइट है ना। ये वो इससे मतलब भाग नहीं जाएगा कि मुझे पता नहीं, पता तो है दोस्त। जो व्यक्ति 10,000 रुपए ले रहा है ना, उसको कुछ ये तो पता है कि भाई इन्होंने काम नहीं किया, तो ये खरीदी जा रही है वोटें। तो ये चीजें हैं। हाँ, कुछ प्रीरिक्विजिट होती हैं डेमोक्रेसी की, एजुकेशन है, हेल्थ है, पॉलिटिकल अवेयरनेस है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है पब्लिक में। तो वो इंडिया में बहुत वीक है, पॉलिटिकल कल्चर है वो वीक क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ सेलिब्रिटी भी तो ये कह रहे हैं ना लोगों को कि भाई तुम इससे दूरी बना के रखो, पॉलिटिक्स से डिस्टेंस बना के रखो, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये नेताओं का काम है, ये ब्यूरोक्रेट्स का काम है। अभी देखा मैंने, जाकिर खान है या बड़े बड़े जो भी हैं कंटेंट क्रिएटर हैं या मतलब सेलिब्रिटी, वो चुप ही रहते हैं ना पॉलिटिकल स्टैंड लेने से। तो वो ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई पॉलिटिकल पैसिफिक लोगों का इशू वो है, मुद्दा है, कंसर्न है, हर सिटीजन का नहीं है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि स्कूल में तुम क्या ड्रेस पहनोगे, तुम्हारे गांव में शराब बेची जाएगी या नहीं बेची जाएगी, ये पॉलिटिकल है। ये पॉलिटिक्स डिसाइड कर रही है तुम्हारा पिताजी शराब पिएगा या नहीं पिएगा। तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये मेरा पॉलिटिकल इशू नहीं है? तुम्हारे पिताजी की जो शराब की बिक्री है, जो तुम्हारे पिताजी तक शराब आ रही है, वो पूरी की पूरी पॉलिटिकल है। पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट को उससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है भाई। तो तुम कैसे उसकी पॉलिसी को एनालिसिस नहीं करोगे कि भाई गवर्नमेंट किस प्रकार की पॉलिसी बनाएगी? तुम्हारे पिताजी की हेल्थ खराब हो रही है, तुम्हारे पिताजी जब दारू पी रहे, तुम फीस नहीं दे पा रहे हो, तुम्हें ट्रबल में दे रही है दारू को कौन रेगुलेट कर रहा है? कौन रेगुलेट कर रहा है? सोचो, गवर्नमेंट ही तो रेगुलेट कर रही है ना। तो तुम कैसे कह सकते हो कि ये मेरा मामला नहीं है पॉलिटिक्स? कुछ भी दोस्त ए पॉलिटिकल नहीं होता, सब कुछ पॉलिटिकल होता है, अराजनीतिक कुछ भी नहीं है। जो ये बोल रहा है ना कि मैं ए पॉलिटिकल हूं, अराजनीतिक, वो मूर्ख है, जड़ बुद्धि है, उसने पढ़ा ही नहीं है कि पॉलिटिक्स क्या होती है, सिटीजन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ड्यूटीज क्या होती है, ह्यूमन बीइंग क्या होता है, स्टेट क्या होता है, सोसाइटी क्या होती है, गवर्नमेंट क्या होती है, उसको बिल्कुल भी पता नहीं है, वो झंडू है। बिल्कुल, क्योंकि ये तो मतलब लिकर की तो एक बात है, दारू की तो एक बात है, पेट्रोल लगा लो, पीपल वो भी ओके हो गए हैं, मतलब एथेनॉल वाला है तो हम वो भी खरीद लेंगे। अब तो मैं देख रही हूँ कि लोग, आज ही मैं पेट्रोल पंप पे जब मैं भरवा रही थी गाड़ी में, तो मैंने उससे पूछा कि लोग अब प्रीमियम पे शिफ्ट होना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एथेनॉल से प्रॉब्लम हो रही है, तो हम पैसे ज़्यादा खर्च के प्रीमियम ले लेंगे। बट उसके खिलाफ ज़्यादा कोई बोल नहीं रहा है, उसको अडेप्ट कर लिया, आपने स्विच कर लिया है इजीली, क्योंकि हमारे कलीग्स भी हैं ऐसे, और वो कह रहे हैं नहीं प्रीमियम है तो बेटर, हमने देखा हमारी परफॉर्मेंस गाड़ी की थोड़ी ठीक हो गई है। मतलब आप जो भी आप पे फेंकी जा रही है पॉलिसीज, आप उसको कैसे भी गार्बेज जो फेंकी जा रही है वो आप समा रहे हो अपने अंदर, उसको तुम देख भी नहीं रहे हो, चेक भी नहीं कर रहे हो। अच्छा ऐसे है तो अब हम ऐसे कर लेंगे, अब हमें ऐसे एडजस्ट कर लेना, अभी ऐसे है।
हाँ ये है ही नहीं, कोई स्टैंड ही नहीं है। और आपने बोला सेलेब्स जैसे आवाज नहीं उठाते हैं, सेलेब्स की तो चलो एक बात है, मतलब हम वो देखते हैं कि कितना पैसा कमा लिया जाए, कितना पैसा कमा के आपको सेटिस्फेक्शन होगी कि आप तब बोलने लायक हाँ, होगे, हाँ। है ना। ये शायद मैंने आप ही को आपकी रील में बोलते हुए सुना था कि और कितना पैसा चाहिए तुम्हें, बता कि दीजिए तो- भाई, एक लिमिट खींच दीजिए कि हमारे पास इतना पैसा आ जाएगा तब हम पॉलिटिकल स्टैंड लेंगे। हाँ भाई अभी तुम्हारे पास है ना, तुम्हारे पास इतना पैसा आ गई, तुम्हारी मतलब 50 जनरेशन भी पल सकती बोल हैं। सकती है। 50 जनरेशन भी, जो एक गांव हरियाणा में जो गरीब मतलब निम्न जातियों के बच्चे जीवन यापन कर रहे हैं, उससे 1000 गुना बेटर मैं तुम्हारी 50 जनरेशन पल सकती हैं। लेकिन तुम इसके बावजूद भी डर रहे हो, तुम कितने कायर लोग हो यार। थोड़ा साहस जुटाइए दोस्त, थोड़ा साहस। दिल्ली में लोग मर रहे हैं हम्म एयर प्रदूषण से इतने, मतलब जो मतलब ओल्ड एज है ना, उनकी क्या स्थिति होगी। लोग पार्क में नहीं जा पा रहे, स्कूल में नहीं जा पा रहे, और तुम इस डर से कि कोई हमें एंटी नेशनल ना प्रेजेंट कर दे, कोई हमें देश विरोधी या लेफ्टिस्ट या एंटी हिंदू या एंटी मोदी एंटी बीजेपी ना बोल दे, इस डर के कारण सिर्फ तुम चुप बैठे हो। आत्मा में तो तुम्हारे भी आ रहा होगा कि भाई बुरा काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति के अंदर इम्पैथी है ही, लेकिन वो जाहिर नहीं कर रहा, वो एक अलग बात है। तुम्हारे अंदर तो आता ही होगा कि भाई बोला जाए, लेकिन फिर वही डर भाई, हाँ क्या डर। अरे नहीं मरेंगे भूखे तुम्हारे बच्चे भाई, नहीं मरेंगे, हाँ। है ना। थोड़ा साहस जुटाइए दोस्त। मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सेलेब की भी होती है ना, अगर सोसाइटी ने आपको बनाया है, हाँ। वो कहता है कि पे बैक टू द सोसाइटी, इट्स टाइम कि मतलब आपका भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस सोसाइटी ने आपको एक लेवल से ऊपर कर दिया है, अपने इन्फ्लुएंस का यूज करो, गाइड करने को यूज दोस्त आप है ना, यदि स्टेट जो राज्य है वो कैसे बना, गवर्नमेंट कैसे बनी, यदि इसके बैक में जाएंगे, इसकी डीप में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि इंडिविजुअल ने स्टेट नहीं बनाया है, इंडिविजुअल ने गवर्नमेंट नहीं बनाई है, ये हमारा कलेक्टिव एफर्ट है कि भाई ऐसे ऐसे है। बिना स्टेट के क्या होगा, एनार्की होगी, अराजकता होगी। तो हम लोग इकट्ठा होते हैं भाई, जैसे भी मान लेते हैं 50 व्यक्ति इकट्ठा हुए, तो हम एक राजा चुनते हैं, और ये हमारी सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तभी उसका निर्माण हुआ है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको चेक करें कलेक्टिवली। एक व्यक्ति से प्रभाव नहीं पड़ेगा, जब 50 की 50 जिम्मेदारी लेंगे ना, तब प्रभाव पड़ेगा। तो ये पैरेलल है दोस्त, हम है ना एक दूसरे से जुड़े हुए, आइसोलेशन में नहीं है। ये हन्ना अरेंट बात करती है, मॉडर्न फिलोसोफर है, हाँ राइट कि ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई सिटीजन की। बिल्कुल। इनिशियली जब आपने बच्चों की बात करी थी, तो वो एक किसने कहा है ये पता नहीं, बट वो ये भी मैंने सुना है कि ये भी है एक फिलॉसफी का, वो कि रेजिंग अ चाइल्ड बोलते हैं, मतलब इट्स अ विलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ विलेज, ऐसे कुछ है भाई। टेक्स अ विलेज टू रेज अ किड, टेक्स अ प्लेटो ही बोलता है, हाँ अच्छा प्लेटो की प्लेटो ही बोलता है कि स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इनको पालन पोषण की, इनके लालन पोषण की। वो तो यहाँ तक जाता है कि जो सबसे बुद्धिमान महिला होगी, जो सबसे बुद्धिमान पुरुष होगा, उन दोनों का समागम कराया जाएगा। वो है ना, मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन होगी ना, वो बहुत ही इंटेलिजेंट होगी, वो इसके पक्ष में है, न कि कूड़ा करकट के। वो इसलिए कहता सब बच्चे पैदा ना करे, जो बुद्धिमान है, जो अच्छा दे सकता सोसाइटी में, उनसे अच्छा प्रोडक्ट निकल सकता, वही शादी करें। और वो स्टेट की जिम्मेदारी है उनके पालन की, पोषण की। क्योंकि यदि वो स्टेट्स के बगैर छोड़ दिया जाए ना, तो मोह आ जाएगा, लालच आ जाएगा, वो प्रॉपर्टी एक्वायर करना शुरू करेगा, एक्यूमुलेशन। तो इसलिए वो बोलता है इसे स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को रेज करे, उनका पालन पोषण स्टेट कंट्रोल करेगा, कौन बच्चा पैदा करेगा कौन नहीं। ये बोलता प्लेटो। राइट राइट, हाँ, सभी को अधिकार नहीं देता वो। बिल्कुल। सेलेब्स की अगर हम बात कर रहे हैं, कुछ पॉलिटिशियंस भी हैं फीमेल, लगा लो एक फीमेल पॉलिटिशियन, और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी में भी रह चुकी हैं, किरण बेदी, हम आजकल उनका नाम नहीं सुन रहे हैं, हाँ। बिल्कुल भी नहीं सुन रहे। मतलब वो ब्यूरोक्रेसी, मतलब वो आईपीएस ऑफिसर भी रह चुकी हैं, फिर उसके बाद वो पॉलिटिक्स में भी रह चुकी हैं। उन्होंने अन्ना हजारे के साथ एंटी करप्शन मूवमेंट में इतना ज़्यादा शिरकत करी और वो सब, और अचानक हम देख रहे हैं कि इतना सब कुछ जो हो रहा है, ऐसे लोग, मतलब एक क्रिकेटर, एक फिल्म स्टार की तो बात ही छोड़ दो, जो इस पूरे सिस्टम में काम कर चुका है, जिसको पता है, ऐसे लोग भी चुप हैं। स्मृति ईरानी अचानक से गायब हो जाती हैं। फीमेल आइकन्स आपको दिख ही नहीं रहे पॉलिटिक्स में इतने ज्यादा। कुछ एक स्पोक्स पर्सन जरूर दिखती हैं जो अच्छा काफी बोल रही हैं, महुआ मोइत्रा हैं या और भी हैं, वो लोग अच्छा बोल रहे हैं, बट ये लोग कहाँ हैं? प्रियंका चतुर्वेदी बहुत अच्छा बोलती हैं, आपकी सुप्रिया श्रीनेत हैं, या फिर प्रियंका वो जो आरजेडी की हैं, वो भी काफी अच्छा बोलती हैं। मतलब एज अ स्पोक्स पर्सन आप देख रहे हैं, बट वेयर आर विमेन लीडर्स?
मायावती हैं, मायावती नहीं दिखाई दे रही कहीं नहीं दिखाई दे रही हैं समहाउ। मतलब हम बात, और ये वो टाइम है जब हम फेमिनिज्म का पीक देख रहे हैं, लोग फेमिनिज्म पे इतना बात कर रहे हैं, विमेन एम्पावरमेंट पे, बट सब कुछ थ्योरी बन के रह जा रहा है। आप ग्राउंड पे कहाँ देखते हो इन लोगों को, इन लोगों के साथ क्या ऐसी मजबूरियां हो सकती हैं? अभी ये तो मतलब वही बताए ना कि क्या मजबूरी है भाई। तुम है ना एक टाइम पर इतना पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन था, तुम्हारी सरकार भी थी, अब कहाँ चले गए, क्या हो गया तुम्हें भाई? आओ थोड़ा दिखाओ, काम करो। तो अभी जो किरण बेदी है वो पहले बहुत एक्टिव लगती थी मुझे, बहुत अभी तो ज्यादा, गुम मतलब ही हो आपने गई। करप्शन के पीछे इतना, मतलब, और ये वो किरण बेदी हैं जो एक टाइम पे कितनी बड़ी रोल मॉडल, कितनी सारी विमेन के लिए, मतलब हाँ। इतने सारे लोग आज विमेन आईपीएस ऑफिसर्स आपको काफी मिलेंगी जो इनको देख के आई होंगी। हाँ बिल्कुल। बहुत बड़ा इन्होंने तिहाड़ में इतना अच्छा काम किया, सब कुछ है, और अचानक आप बिल्कुल सोसाइटी में जब एक ऐसी जरूरत भी है। हाँ, जब दिल्ली में एयर क्वालिटी इतना खराब हो चुका है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, दिल्ली ब्लास्ट हो जाता है, तो तुम मतलब इसके बारे में कंसर्न नहीं हो, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रही हो, एकदम चुप ही हो, तो मतलब थोड़ा सवाल तो बनता ही कि आप कर क्या रही हैं। हम्म। तो ये भी है ना कि लोग ये भी बोल देंगे उनका प्राइवेट स्पेस है भाई, वो चुप रहे। नहीं भाई, ये ऐसी बात नहीं बोल सकते तुम कि वो उनका प्राइवेट स्पेस है या प्राइवेट लाइफ है, वो अपना काम करेंगे। भाई तुम आर्टिस्ट को आर्ट से अलग नहीं कर सकते, आर्ट से अलग नहीं। अब उसको स्टेटमेंट दे, इसकी जिम्मेदारी है भाई, चुप रहना जिम्मेदारी नहीं कि वो उसकी फ्रीडम है, वो चुप रहे या ना रहे। नहीं भाई, तुम्हें देना ही पड़ेगा स्टेटमेंट, तो भाई अनिवार्य है, पार्टिसिपेशन करना ही, यही तो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है ना, कि भाई मेरे देश में क्या हो रहा है मैं उसमें पार्टिसिपेट करूंगा। फिर तो कौन स्टेटमेंट देगा भाई, किससे डिमांड करेंगे? तुम बोल रहे हो कि ये तो भाई सेलिब्रिटी है, इसके पास हो, क्यों ये मोल ले, क्यों स्टेट से भिड़े भाई? तो कौन भिड़ेगा भाई? फिर सब तो डर जाएंगे ना। और इनका एक इम्पैक्ट भी है भाई, इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं। इन्फ्लुएंस है, अभी मान लेता हूँ मेरे 1.5 लाख है फॉलोवर्स है, मेरा भी इन्फ्लुएंस है भाई सोसाइटी में, और उनके तो कितने 1.5 करोड़ है भाई। जब तुम एक ट्वीट करोगे दिल्ली प्रदूषण पर, कम से कम, मैं ज्यादा नहीं करा, 1 लाख व्यक्ति, लोग और जागरूक होंगे, और समझेंगे, और इश्यू बनेगा, गवर्नमेंट पर दबाव पड़ता है। यस बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए डिमांड करें ना भाई तुमसे। और आपने ये बोला ना जैसे इन्फ्लुएंसर ये वो, अभी धीरेन्द्र शास्त्री की हम देख रहे हैं, उनकी यात्रा के लिए वो जो हिंदू सनातन जो भी यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें आ रहे हैं सेलेब्स। हाँ, हैं उसमें, आप शिखर धवन को देख रहे हैं, उसमें आप सुरेश रैना भी हैं, और वो शिल्पा शेट्टी भी आ गई, शिल्पा शेट्टी भी। वहां आप बोल रहे हो वो तो सेलेक्टिव है ना, ये प्रोपेगेंडा में तुम शामिल हो रहे हो, है ना, एक प्रोपेगेंडा में तुम शामिल हो रहे हो। और लेकिन जब तुमसे दिल्ली के लोगों के लिए बोलने के लिए बोला जाए, तो वहां लग रहा है कि भाई ये तो चुप रहेंगे, इनका पर्सनल मैटर, वो कहीं जाए कहीं नहीं जाए। तो भाई देख लीजिए, अब चलो भाई, फिर क्या है, फिर बात ही क्या करनी है ना। वो तो बता रहे हैं उनके हैं भी सही ना, कुछ ऐसे इलीगल जो भी उनकी इनकम है, या ईडी की रेड है उसको। हाँ, शिखर धवन की। हाँ। तो अभी वही है ना कि ये जो यात्राएं हैं भाई, देखो है ना, अभी अब हिस्ट्री को पढ़ोगे इस देश की, वो मल्टी कल्चरल है, मतलब इस देश में कल्चरल डाइवर्सिटी रही है सदियों से ही, और तुम उसके खिलाफ जा रहे हो। जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे वो किसके खिलाफ लड़ रहे थे? कंपोजिट कल्चर के साथ थे वो, कि भाई हम है ना एक आइडेंटिटी नहीं बनाना चाहेंगे इस देश की, कि ये सिर्फ हिंदू आइडेंटिटी है या क्रिश्चियन आइडेंटिटी है या इसका एक रिलीजन है। तो ये लोग उसके लिए लड़ रहे हैं कि भाई इस देश का वही हो। भाई इस ह्यूमन है ना, जो ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन नेचर है, वो इतना डाइवर्स है भाई, तुम एक विचारधारा से नहीं चला सकते। अभी मेरा दोस्त है वो बोल रहा था, न्यूयॉर्क में है ना हर प्रजाति के लोग मिल जाएंगे, लेकिन पीसफुली रह रहे हैं। क्यों रह रहे हैं? अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, ये मेरा दोस्त है, ह्यूमैनिटी है। हमारे यहाँ तो भाई हेट्रेड फैलाया जाना ना है, ये मुल्ला है, ये हिंदू है ना, बोलेंगे मेरे को भी मुल्ला। हाँ, तो फिर उनको कौन कंसिडर करता है ना, बोले जाए। और अभी तो क्योंकि ब्लास्ट के संदर्भ में, चलो उसमें मैं आती हूँ, उस पर भी मैं बात करती हूँ, एक क्योंकि हम रोल और सोसाइटी और उन सब का, इंस्टीट्यूशंस का भी रोल की बात कर रहे हैं, पुलिस का रोल आप कैसे देखते हैं? मतलब एक तो है आइडियल रोल, वो नहीं कि हाँ लोगों की हेल्प करने के लिए, बट आपको पुलिस का रोल आज क्या लगता है? वो नेताओं का ऑर्डर यहाँ पे बजाने के लिए है, या फिर सच में एक नागरिक के साथ खड़ी है पुलिस? अभी है ना, मैं एक आईपीएस रहा है, मतलब क्या नाम है उनका, यूपीसी थे, मतलब आईपीएस से, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या नाम था उनका। तो उन्होंने पुलिस रिफॉर्म पे अच्छा काम किया है। तो अब देखिए, वो कभी मतलब ये बात कर रहा है बहुत टाइम से, करीब उसको 25-30 साल हो गए, कि भाई पुलिस रिफॉर्म होने चाहिए, पुलिस रिफॉर्म होने चाहिए। पूरा उसने एक मतलब रिकमेंडेशन दिया, कमेटी बनाई है, प्रोफेसर प्रकाश सिंह नाम याद आया।
आईपीएस प्रकाश सिंह, हाँ। तो उन्होंने है ना, देखिए, ये सोचा कि भाई मैं पुलिस रिफॉर्म करना चाहूंगा, लेकिन आज तक उसकी जो रिकमेंडेशन है उस कमेटी की, प्रकाश सिंह की, आज तक लागू नहीं की। तो उस बंदे ने इस देश की सेवा की, रिटायर होगा, आईपीएस बना, तो उसके अंदर कितनी फ्रस्ट्रेशन आएगी। वो ये बोलता है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक व्यक्ति है, वो अपराध करके आ गया, वो पब्लिक में तो शायद सेफ भी हो, पुलिस चौकी में आने के बाद अनसेफ हो जाता है। ये है तुम्हारी पुलिसिंग। मेरे गांव में एमएलए आया हुआ है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पुलिस वाले उसका दरवाजा खोल रहे हैं एमएलए की गाड़ी का, और गर्मी थी, पसीना आ गया तो पसीना पहुंच रहे हैं। बताओ, अब ये देश सेवा है या नेताओं की चाटुकारिता है? भाई तू समझ, ये जो तुम्हारे पास 30,000 रुपए हर महीने आ रहे हैं, ये नेता की जेब से नहीं आ रहे। जिस भीड़ में ये नेता बोलने आया उस भीड़ से आ रहे हैं तुम्हारे पास जेब में पैसे। तुम्हारे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं ना, ये जो बैठे हैं ना, सुनने वाले, बोलने वाले नहीं, जो ये आम लोग हैं, उनकी जेब से पैसा आ रहा है। लेकिन तुम कर क्या रहे हो? नेता का पसीना पूंछ रहे हो। ये तुम्हारी पुलिसिंग है। ये पुलिस भी अवेयर नहीं है कि हमारा काम क्या है। नल्ले है, एक नंबर के नल्ले मूर्ख। इसलिए बोलता हूं पुलिस को भी पढ़ाया जाए भाई, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, तुम्हारी क्या ड्यूटी है। तुम्हारी ड्यूटी एमएलए का पसीना पोंछना नहीं है। तुम्हारी ड्यूटी है किसी गरीब के साथ, किसी मजदूर के साथ, या किसी पैसे वाले के साथ भी गलत हो रहा तो तुम उसका साथ दो, उसको पेश करो। लेकिन ये इतनी बदतमीजी करते हैं, मैं तो इनको जानवर से भी बदतर। अभी देखा वो एसीपी, हाँ, कितना मतलब वो सब्जी वाले को हाँ, कितना हैरेस किया। ये तो है ना, हर रोज इंसिडेंट आते हैं। उसने तो वीडियो डाल दी, ग्राउंड लेवल पे किसान के तो डंडे भी पेले थे, किसान आंदोलन में सर फोड़ दिया था एक आईपीएस ने, आईएएस ने, इनको पीटो। तो ये कितनी मतलब इनह्यूमन चीजें हो रही सोसाइटी में। तो हाथ जोड़कर पुलिस से भी हमारी ये रिक्वेस्ट है कि समझिए भाई, तुम नेताओं के नौकर नहीं हो, तुम इस जनता के नौकर हो, इस बात को समझिए। तुम पसीना पहुंच रहे हो, तुम गुलाम हो चुके हो भाई, तुमने सोचना समझना बंद कर दिया। क्या है यार, 35-30 हजार रुपए नेता की पसीने पहुंच रहा है, मना कर उसको, भाई मैं यहाँ तेरे लिए थोड़ी हूँ, पसीने पहुंचने के लिए थोड़ी हूँ। तू कल क्या बोलेगा, मेरा सिलेंडर भरवा के ला, सिलेंडर भरवा के लाऊंगा क्या मैं तेरा? ये हो रहा, भरवा रहे सिलेंडर, हो रहा है। रिबेल नहीं कर पा रहे लोग। भर भाई सिलेंडर, तू ठीक है भाई, भरता रहे सिलेंडर नेता का। राइट, फिर ये मत बोल कि मैं देश सेवा कर रहा हूं, मैं देशभक्त हूं। तू देशभक्त नहीं है भाई, तू राष्ट्रभक्त नहीं है, तू जनता की सेवा नहीं कर रहा है। तू ये बोल रहा है ना, तेरे अंदर ये घमंड भी है कि मैं पुलिस में हूं तो मैं देश को चला रहा हूं, देश सेवा कर रहा हूं। कुछ नहीं है लाला, तू है नौकर नेता का, है ना। 30,000 में तू किसानों को पीट भी देगा, तू ये भी नहीं पूछेगा कि फेयर क्या है, फेयर क्या है। तू पेलेगा स्टूडेंट को, तू पेलेगा महिलाओं के लिए जो आशा वर्कर डिमांड करे कि मुझे अच्छे वेजेज मिलने चाहिए। तुम्हारा नेता बोलेगा कि भाई पे लो इनको, इनको उठाओ, उखाड़ो, इनके आंदोलन को बंद करो। तू एक मिनट भी सवाल नहीं करेगा नेता से। तो इस भ्रम में मत रहना कि मैं जनता का सेवक हूं, जनता की सेवा कर रहा हूं। तू एक सिस्टम की सेवा कर रहा है, वहीं से तुम्हें पैसे आ रहे हैं, और तू इनह्यूमन भी हो गया है इस चीज में, इन सब चीजों में। राइट। देव, आप फार्मिंग भी करते हैं ऑन ग्राउंड, तो अभी किसान आंदोलन के बाद एक तो आप ये बताइए कि कैसे कुछ चीज़ें सुधरी हैं, कैसे क्या कंडीशन चल रही है हरियाणा के एज अ फार्मर। अगर आपसे मैं पूछूं कि आप लोगों की क्या दिक्कतें हैं, अभी क्या दिक्कतें चल रही हैं, क्या ऐसी दिक्कतें हैं जो एमएसपी से रिलेटेड, क्या क्या और दिक्कतें आपको आ रही हैं? सबसे पहले तो है ना, मैं आपको एक बात बताना देना चाहता हूँ कि जो खेती है, किसान है, वो बिल्कुल घाटे का सौदा हो गया है, बिल्कुल घाटे का। अभी है ना, हमारे यहाँ जिस किसान को 60 मन जीरी होती थी, धान होती थी, इस बार उसको 40 मन हुआ है, क्लाइमेट चेंज के कारण। क्लाइमेट अभी है ना, हमारे यहाँ वर्षा हरियाणा में लेट आई। मैं जीरी लगाना चाहता था, धान लगाना चाहता था, बारिश नहीं हुई, इसलिए मुझे बाजरा बोना पड़ा, लेट बारिश आई। किसके कारण? क्लाइमेट चेंज के कारण, इन्वायरमेंटल डिस्टर्बेंसेस के कारण। हम ये एस्पेक्ट भुला रहे हैं कि भाई जो क्लाइमेट चेंज है वो इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ है। भाई किसान मर रहा है, बारिश नहीं हो रही, सूखा पड़ रहा है। एक तो ये प्रॉब्लम भी है, इसको कोई मतलब कंसीडर भी नहीं कर रहा, कंसर्न भी नहीं है किसी के लिए, क्लाइमेट चेंज किसानों को प्रभावित कर रही है। दूसरी बात, जो छोटी मोटी फसल हो गई, 40 मन अनाज पैदा हो गया, गवर्नमेंट मतलब ये पूरा प्रोपेगेंडा फैला रही है कि हम एमएसपी पे खरीद रहे हैं, ये होगा ये होगा। भाई 2700 रुपए एमएसपी है बाजरे का, मैं 1930 रुपए में बेच के आया हूं। 700 रुपए एमएसपी है, गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई इससे कम नहीं होगा, ये सरकारी रेट है। मैंने 1930 में बाजरा बेचा है। अब देखिए तुम, ये कंडीशन है किसान की।
एमएसपी नहीं मिल रहा भाई, तुम एमएसपी भी नहीं दे पा रहे इस देश के किसानों को। और ऑन पेपर्स आप बता रहे हो आप ऑन पेपर आप कुछ भी बकलोली कर रहे हो कि दोगुनी कर दिया है। हर किसान पर कर्जा है। मेरे गांव में चले जाओगे ना, हर किसान पे, जो छोटा मोटा किसान है, मैक्सिमम छोटे ही किसान है, बड़े बड़े जमींदार बहुत कम है। तो वो मतलब लेबर भी पूरा नहीं हो रहा, लेबर भी। 20,000 की इन्वेस्टमेंट थी मेरे बाजरे में 2 किल्ले में, 25,000 का बाजरा हुआ, लेबर भी नहीं बचा दोस्त। अब क्या कर लेगा उसमें, मैं क्या कर सकता हूं उसमें? मेरी माँ बीमार हो जाए तो उसको नहीं दिखा पाऊंगा। ये रियलिटी है, मैं कोई इमेजिनेशन से नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मैंने कोई स्टोरी बना दी, मैं आपको प्रूफ दे सकता हूँ ये चीजों का। धान का एमएसपी रेट है 2500 रुपए, 2000 में, 1800 में, 1700 में खरीद रहे हैं। कहाँ जाए किसान? और ये बकवासबाजी देख लीजिए इनकी, एक मॉइस्चराइजर का कंसेप्ट लेके आए हैं कि भाई हम तो 17 मॉइस्चराइजर पर खरीदेंगे। 17 मॉइस्चराइजर प्रैक्टिकल ही नहीं है। मॉइस्चराइजर, हाँ मॉइस्चराइजर की ये सूखा होना चाहिए 17%। अच्छा, ओके। हाँ इसमें 17% तक नमी आ जाएगी तब खरीदेंगे। वो नमी है ना 3-4 महीने में आएगी 17%। कितनी बेहूदी बात है वो। मतलब किसानों को 2-2 महीने तक बैठाए रखो मंडी में कि भाई ये सूखेगी, फिर इसको मॉइस्चराइजर आएगा, तब इसको तुलेगी, तब ये बिकेगी। कितना फकिंग सिस्टम है भाई, कितना फकिंग सिस्टम है। लेकिन कोई बात नहीं है। अभी मैं बता रहा हूं महाराष्ट्र में, अभी अब प्रशासन पे भी आ जाते हैं। अभी जो बाढ़ हुई, अभी पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में बाढ़ आई, तो वहां पर मुआवजा दिया गया कि भाई किसानों को मुआवजा दिया जाए। अब देखिए कितना बड़ा मजाक किया उन्होंने किसानों के साथ। 21 रुपए, 5 रुपए मुआवजा दे रहे हैं। 5 रुपए मुआवजा दिया है महाराष्ट्र में, 5 रुपए, 21 रुपए मुआवजा दिया। कितना बड़ा मजाक है। वो जो है ना बैठे हैं, जो सिस्टम में बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं? आंख मीच कर डाल रहे हैं क्या पैसे भाई? कोई ग्राउंड पे नहीं जा रहा है, कोई सिस्टम ही नहीं है भाई। किसी ने चेक किया है भाई ये 5 रुपए क्यों डाल रहा है? तो 21 रुपए किस चीज के डाल रहा है? 21 रुपए से क्या भला हो जाएगा भाई? 5 रुपए से क्या भला हो जाएगा भाई? कितने मतलब ये व्यवस्था कितनी चरमरा गई है यार। 5-5 रुपए डाल रहे हो, उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। धान कितनी बर्बाद होगी पंजाब में, हरियाणा में, कितनी मतलब जो बाड़ी है, कपास उगाते हैं, वो बर्बाद हो गई। ये तो तुम्हारा मतलब सिस्टम है। हाँ, और दिखाने के लिए है कि हाँ, हमने दिखाने ये शर्तें मान ली हैं, और इतना तुम सवाल भी कर दोगे ना, जो ये डाल रहे हैं 5-5 रुपए जो मुआवजा डाल रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे मेरे कैसे, आपने ये मेरी जमीन ऐसे ऐसे, वो इतने मतलब ब्रूटल तरीके से व्यवहार करेंगे ना, इतना वल्गैरिटी के साथ, इतना अब्यूजिव लैंग्वेज के साथ। चल जैसे वही इस देश का राजा है, उनको बात भी करना नहीं आता कि कोई किसान पूछ लेना कि भाई ऐसे ऐसे तूने मेरा गलत क्यों कर दिया। अभी जैसे मैंने, मेरे किले हैं 3 किले का बाजरा मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया, उन्होंने पता ना कि कितना अप्रूवल दिया, सिर्फ 6 क्विंटल। मेरा बाजरा हुआ मतलब 16 क्विंटल के आसपास, उन्होंने अप्रूवल दिया सिर्फ 6 क्विंटल का। अब मैं 10 क्विंटल बाजरा कहाँ बेचूं? ये सिस्टम का फेलियर है कि मैं 3 किले रजिस्ट्रेशन करवा चुका हूं, उसमें से सिर्फ इन्होंने 6 क्विंटल तो कुछ भी नहीं होता है, इतना अप्रूवल दिया है। 6 क्विंटल ही लेगी एमएसपी पर गवर्नमेंट। तो अब बाकी बाजरे का क्या करोगे? वो 1930 में दिया। अब ये देखिए, और ये मैं किसी पटवारी से बात करूंगा या किसी कर्मचारी से बात करूंगा, ये बोलेगा भाई इसमें क्या करें, ऐसा ऐसा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। ये हो रहा है ग्राउंड लेवल पर। तुम बोल रहे हो ना जो हमारी व्यवस्था ये है, विश्व गुरु व्यवस्था, कुछ नहीं, तुम चूतिया बना रहे हो। देख तो लीजिए ग्राउंड लेवल पर हो क्या रहा है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? कभी कोई डीसी एसपी चेक करेगा ये चीजें तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में हो रही है? क्या फर्क पड़ता है एसपी डीएसपी को भाई? दारू पिएगा, सो जाएगा, पत्नी के साथ लड़ झगड़ कर करेगा क्या? क्या उसको पड़ी है भाई? चिल करना है यार, 20 साल 50 साल बिताने हैं, निकल लेंगे यहाँ से। तो किसी को नहीं पड़ी है दोस्त। ये हाँ सही है कि ये निकलने वाला माइंडसेट तो मैं हर कहीं देखती हूँ। मेरे गांव में मैंने कभी देखा नहीं कोई एसपी डीएसपी आया निरीक्षण करने की, भाई तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, कोई ब्यूरोक्रेट्स आया, कुछ नहीं भाई। वही कागजों में लगे रहते, बहनचोद नेताओं की रैली ऑर्गेनाइज करो, ये करो वो करो, तो यही चीजें हैं। राइट। एक और इस पर 2 और एस्पेक्ट्स पे आऊंगी मैं। डीएपी का भी आपने एक रील बनाई, मेरे को बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब फर्टिलाइजर है डीएपी? हाँ फर्टिलाइजर है। अमोनियम नाइट्रेट भी फर्टिलाइजर में यूज़ होता है। हाँ। मैं इससे रिलेटेड ये पूछना चाहती हूँ, डीएपी का आप अपना एक तो जो भी प्रॉब्लम है वो बताएं, और अमोनियम नाइट्रेट का मैं इसलिए पूछना चाहती हूँ कि हमने ब्लास्ट के केस में देखा लोग, वो जो टेररिस्ट जो आई शुड नॉट बी यूजिंग द वर्ड टेररिस्ट, बट जो भी अक्यूज्ड हैं वो लोग ये सोच रहे थे कि उससे तैयार कर रहे थे अपना। हाँ बिल्कुल। तो ये कितना ईजी या मुश्किल है ग्राउंड पे जाके अमोनियम नाइट्रेट को लेना? आसान है? कोई भी कितना भी जाके कितनी भी क्वांटिटी ले सकता है?
अभी है ना जो मतलब डीएपी का जो सिस्टम है वो तो मिल ही नहीं रहा आपको। ओके। जो अभी हम गेहूं बोते हैं, गेहूं में बिजाई के साथ ही बोना पड़ता है डीएपी, वो आपको मिल ही नहीं रहा है, शॉर्टेज चल रही है। बिल्कुल। यदि आप लेने जा रहे हैं तो वो बोल रहा है कि भाई आपको ऐसे ऐसे बीज हमारी दुकान से खरीदना पड़ेगा, दवाइयाँ पेस्टिसाइड हमारी दुकान से खरीदनी पड़ेंगी, स्प्रे हमारी दुकान से खरीदना पड़ेगा, यूरिया हमारी दुकान से खरीदना पड़ेगा। इतना इम्पोज कर दिया है चीज़ें। तो तुम जो ये बोलते हो ना हमने किसान को ये दे दिया वो दे दिया, भाई तुम एक डीएपी का कट्टा प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे फेयर तरीके से। भाई उसको आवश्यकता नहीं है पेस्टिसाइड डालने की, स्प्रे करने की, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा, मजबूरी है, अन्यथा डीएपी नहीं मिलेगा। और हमारी जो सोयल है वो इतनी खराब हो चुकी है कि बिना डीएपी के तो भाई गेहूं पैदा ही नहीं होंगी, वो नेसेसरी है। एक मिनट, यहाँ पे आप एक बात समझाएं, मैं जो समझना चाह रही हूँ कि मतलब ये है कि आप कहते हो कि आप लोगों को फर्टिलाइजर्स नहीं यूज करना, हाँ जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये सरकार की तरफ से कंपल्शन है कि आपको यूज करने ही है। हाँ, सरकार की तरफ से नहीं, ये जो अभी जो प्राइवेट है ना, गांव में प्राइवेट ही, सरकार तो बेच ही नहीं रही डीएपी, प्राइवेट जो है ना डीलर हैं वो बेच रहे हैं, वो थोप रहे हैं आपको। अच्छा। अब जैसे गवर्नमेंट शॉप पे मिल रहा है बीज का कट्टा 1200 रुपए का, और जो प्राइवेट दे रहे हैं 1550, तो 350 रुपये एक्स्ट्रा लूट रहे हैं प्राइवेट वाले। तो आप समझ रही है ना मतलब बैलेंस है, इम्बैलेंस है जो। तो यही बात है कि जो अब मैंने भी डीएपी लिया है, मुझे भी पेस्टिसाइड्स डालना, ये मेरी इच्छा है ना, मैं कहाँ से लूंगा कहाँ से नहीं लूंगा। भाई तुम पूरा इम्पोज कर दोगे कि अब स्प्रे ज्यादातर नहीं भी करना होता किसी को गेहूं में यूरिया भी नहीं डालना होता, उसको वही वो ऑर्गेनिक खेती करनी है। हाँ। लेकिन उसको डीएपी मिलेगा ही नहीं, या और जो चीजें वो मिलेंगी नहीं, बीज भी नहीं मिलेगा, बीज लेने जाओगे वो भी एक खार भी खरीदना पड़ेगा। अच्छा, ये प्राइवेट आपको डीलर्स के। हाँ, प्राइवेट डीलर्स। तो आप गवर्नमेंट से क्यों नहीं ले सकते फिर? उसमें उनके पास है नहीं ना, वो उन्हीं को दे देते हैं ना ठेका, वही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गवर्नमेंट इतनी हेडेक नहीं लेती। हाँ, तो ये सही है ना, अपने ऊपर ना आए, आप प्राइवेट के। हाँ, प्राइवेट को फिर वही पेलते हैं, वही कैपिटलिज्म आ गया। इमेजिन। तो वो है ना जो ये डीलर है वो बन चुके हैं गाँव में, जो ये खाद बीज की दवाई वाले हैं ना, वो मोटे सेठ हो चुके हैं, इतना बड़ा बड़ा पेट हो चुका है, गाड़ियों में चल रहे हैं, मकान का साइज बढ़ रहा है, किसान मर रहा है, मरेगा भाई। कोई आवाज भी तो उठाने वाला नहीं है, कौन डिमांड करेगा भाई खार के कट्टे? कोई वोट देगा क्या? डीएपी नहीं मिल रहा है भाई, कोई वोट करेगा क्या भाई तुम्हारे एमएसपी नहीं मिला? नहीं कर रहे भाई, जात पर वोट करेंगे, रिलीजन पर वोट करेंगे। बिहार में किया, वही हरियाणा में किया, वही यूपी में होगा, वही वेस्ट बंगाल में होगा। तो इसलिए आम जनता ऐसे ही पीसेगी। ऐसे ही। अभी पराली का ले लीजिए। बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया पराली का। पराली अभी मेरे हिसार में 2-3 बंदों पर केस हो गया पराली जलाने के कारण। इस देश में इतने मतलब नेचुरल डिजास्टर हुए हैं जो कंपनियों ने किए हैं, कितनी कंपनियों पे केस किया है, कितने को अंदर डाला है, कितना पेनल्टी लगाया, कोई डेटा नहीं है भाई। तुम बड़े बड़े बिजनेसमैनों की कंपनी को रेगुलेट नहीं कर रहे हो, एक किसान पराली फूंक रहा है, हालांकि गलत है, लेकिन उसके पास सोल्यूशन तो नहीं है ना। ये किसान आंदोलन में क्या डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पराली भी एक क्लॉज था? तो लागू हुआ? डीक्रिमिनलाइजेशन अभी नहीं है, मतलब क्रिमिनल ही है। हाँ, अरे मैंने बताया 2 ऊपर केस हो गया अभी, पेनल्टी भी लगती है 10,000, 12,000, 15,000। तो मैं ये बता रहा हूँ कि पराली नहीं जलानी चाहिए। आप ये भी साथ में बताइए कि पराली जलानी क्यों पड़ती है, उसकी भी हाँ, वजह वही बता रहा हूँ मैं। अभी जैसे हमने धान काट दी है, अभी वो बच जाते हैं पराली, जिसको बोलते हैं स्टबल बर्निंग, स्टबल बच जाते हैं, वो फानने बोलते हैं हमारी रीजनल लैंग्वेज में। अब उनका क्या करें? उनको मिट्टी में मिलाने के लिए 2 अलग से वो करना पड़ेगा, ट्रैक्टर के साथ उसको खुदवाना पड़ेगा 2 बार। उसकी कितनी कॉस्ट रहेगी? 1400 रुपये। तो यदि है ना वो फानने जला रहा है स्टेबल, उसको प्रदूषण हो रहा है, लेकिन उसमें 1400 रुपये बच रहे हैं। अगर वो ना जलाए तो उसको उस मिट्टी में मिलाने के लिए 1400 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, जो अवशेष बच गए हैं धान के उनको मिलाने के लिए। अब वो 1400 रुपये कहाँ से लेके आएगा भाई? वो मान लेते हैं 5 किले हैं तो कितना हो गया? सही बात है। और ये भी होता है कि आपको जमीन तैयार करनी होती है दूसरी फसल। हाँ, दूसरी फसल भी तो उगानी होती है। अब तुम दो यार 5-5 हजार रुपए दो, पराली कौन जलाएगा? सब्सिडी दो तुम, या मशीन लेके आओ। ना तुम्हारे पास मशीन है, ना तुम सब्सिडी दे रहे, और बोल रहे हो हमने ये कर दिया वो कर दिया। तो किसान मजबूर है ना पराली जलाने के लिए। करे तो करे क्या? वो कहाँ लेके जाए पराली को? कोई व्यवस्था करिए ना। व्यवस्था कौन करेगा? पता चले ना। एसपीडीसी कभी ऑफिस से बाहर निकलेंगे ना तब करेंगे ना वो व्यवस्था। तो
या कोई अधिकारी, उनको निकलना नहीं है अपने ऑफिस से, तो किसान पराली जलाएंगे ना, मजबूरी है। लेकिन तुम पूरा पूरा जो प्रदूषण हो रहा है वो किसान पर ही ब्लेम कर रहे हो। ये भी तो गलत चीज है ना। किसान प्रदूषण हो रहा है, इससे हम इसको डिनाई नहीं कर रहे, वो गलत है, लेकिन इसका सोल्यूशन दीजिए भाई, किसान नहीं करेगा। बिल्कुल। और अभी देख लीजिए कितना, अभी किसान तो अभी 2 महीने ही रहेगा, अक्टूबर नवंबर में ही, इसके बाद भी तो प्रदूषण, अभी बात होती क्या तब प्रदूषण नहीं रहता। अभी देख लीजिए, अभी ये मतलब स्टेबल हो गया है। एनसीआर की AQI 300 तो रहती है, 250-300 तो। इंडस्ट्रियल वेस्ट भी तो, हाँ, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, व्हीकल्स है, हैं। कंस्ट्रक्शन है, तो ये भी तो है ना मेन कारण। लेकिन किसान को ही पिला जाएगा भाई, किसान को ही ब्लेम किया जाएगा भाई, क्योंकि तुम्हारा चल रहा है ना भाई, ये सिस्टम इजी है। टारगेट है। हाँ, इजी टारगेट है, वो करेंगे भाई। तुम प्रोवाइड करवाओ ना मशीन, अच्छी मशीन तुम दो उनको सब्सिडी, वो क्यों पराली जलाएंगे? तुम MSP पे फसल नहीं खरीद रहे, तुम बीज प्रोवाइड नहीं करवा रहे, और फिर तुम किसान को बोल रहे हो कि वो भाई अपनी जेब से ही पैसे लगाकर पराली को भी वो डिकम्पोज कर दे जमीन में। ऐसा नहीं होगा, वो मर रहा है किसान, इतना पैसा है ही नहीं ना भाई। किसान किसी के पास चला जाता है ना, मतलब कर्ज ले लेता है, वो पूरी उम्र का गुलामी हो जाता है। मेरे पिताजी थे ना, वो कर्जा नहीं मतलब सोल्व कर पाए किसी जमींदार का। मेरे दोस्त के पिताजी अभी तक नहीं कर पाए थे। ये रियलिटी है। यदि तुम एक साहूकार के पास चले गए तो अभी भी ये वो सिस्टम है, इतना ब्याज लगेगा, फसल हो नहीं रही, MSP हो नहीं रहा। खर्चा कितना है एक किले में, धान के किले में कम से कम 30,000 रुपये खर्चा आ जाता है। 30,000 तो एक खर्चा आया, फिर वो ठेके पे लेता है, कॉन्ट्रैक्ट भी लेता है। वो कॉन्ट्रैक्ट कितना है एक साल का? 70 और 30 1 लाख रुपए एक किले का। और धान कितने की होगी? 50-60 हजार रुपए की। तो ये देखिए बहुत वर्स्ट कंडीशन है किसान की। तो फार्मर प्रोटेस्ट में आई थिंक इसके लिए भी बोला था, वो लागू है या नहीं है कि भाई इंटरेस्ट वगैरह उनको रियायत दी जाएगी लोन वगैरह पे किसान को, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं ग्राउंड पे। ग्राउंड लेवल पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई रेगुलेशन नहीं कि भाई आपको इतना इतना ब्याज लगाया जाएगा साहूकार द्वारा, या कोई लिमिटेशन नहीं भाई। 10-10 रुपए सैकड़ा ब्याज लगा रहे, 5-5 रुपए सैकड़ा ब्याज ला रहे, पूरा फक्ड अप है सिस्टम पूरा। कोई व्यवस्था नहीं है। किसान कहाँ जाए, किससे बात करे? सभी को पता ना, जो लूट रहे हैं उनको पता है भाई। ना ये आवाज उठाएंगे ना इनकी कोई ऊपर सुनेगा, हम पैसे फेंक देंगे। सिस्टम समझ लिया ना लूटने वालों ने, ऊपर फेंक देंगे पैसा मंत्री को या अधिकारी को। ये इतने तो ये कब विद्रोह करेंगे? ये व्यवस्था पलट देंगे क्या? कलेक्टिवली कोई आएगा नहीं, एक एक बंदे को कौन पूछता है? सही बात है। अगर मैं हार्श रियलिटी बताऊं ना, अगर मान लेते आपने आज रुपए लिए 1 महीने के ब्याज पर, लेकिन आपको 28 दिन हो गए, 2 दिन बचते हैं, 2 दिन का भी ब्याज लगा देंगे, 2 दिन का भी ब्याज लगा देंगे। हालांकि लगाना तो 28 का ही चाहिए, 2 दिन का क्यों लगा रहा है भाई? तो ये देखिए, ये व्यवस्था है गाँव की, ये व्यवस्था है। और यदि तुम्हारी फसल बिक गई है मंडी में, उसको 2 महीने भी हो गए, वो 2 महीने का ब्याज नहीं देगा तुम्हारी फसल का। बनता तो है ना कि भाई मेरी इस डेट को फसल बिकी, अब पैसे दे रहा तो 2 महीने बाद, तो ये 2 महीने का भी तो ब्याज देना। वो ब्याज नहीं देंगे, ये मैंने खुद भुगता है और मैंने बोला भी उनको। तो फिर मैं तो बोलता भी हूँ कि भाई तुम्हारा पैसा है, उसका तो तुम 2 दिन बचते हैं अभी आने में, मैं पहले ही पैसे चुका रहा हूँ तुम्हारे, तू 30 दिन का लगा रहा है, 1 महीने का ब्याज लगा रहा है। मेरी फसल को 2 महीने हो गए पड़ी है तुम्हारे पास, बिक चुकी है, और अब तू 2 महीने बाद पैसा दे रहा है और मुझको ब्याज भी नहीं दे रहा। कितना अनजस्टिस है। तो वही बात है ना। तो आपकी वजह से, क्योंकि आप इतना बोलते हो, सामने से काउंटर भी करते हो, तो आपके परिवार को एज अ फार्मिंग में कोई आपके गांव में दिक्कत आती है? क्योंकि मैंने सुना है खाप और पंचायत, इन लोगों का भी बहुत बड़ा रोल रहता है विलेज लेवल पे। तो खाप कहाँ किसानों की बात कर रही है, वो तो अलग ही बात कर रहे हैं ना भाई। एक जाति में रिश्ते नहीं होने चाहिए, लव मैरिज नहीं होनी चाहिए, ऑनर किलिंग होनी चाहिए, ये लड़कियां बिगड़ गई हैं। खाप तो अलग ही प्रोपेगेंडा लेके चल रहा है ना। वो इन चीजों को उठाते नहीं है ना। उनके लिए तो एक गोत्र में कैसे विवाह हो गया, ये लड़की कैसे लव मैरिज कर लेगी, ये लड़की कैसे पायलट बन जाएगी, ये कैसे पढ़ लेगी, वही प्रोपेगेंडा चल रहा है ना। चूल्हा चुका करे। किसान पे तो वो ज्यादा कंसर्न ही नहीं है ना, कंसर्न नहीं है। हाँ। अच्छा, बिफोर रैपिंग अप देव, एक बार पंजाब यूनिवर्सिटी पे भी बात कर लेते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी रिसेंटली प्रोटेस्ट हुए थे उनके सेनेट को लेके। वहाँ पे भी ये बात चल रही है कि गवर्नेंस को ज़्यादा करना चाहते हैं वो, मतलब वहाँ पे भी
डेमोक्रेसी को कम करना चाहते हैं, ऐसा वहाँ पे जो है स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। तो उनका भी अभी जो प्रोटेस्ट हुआ था, कोई करीब 5,000 लोग इकट्ठे हुए थे, फार्मर्स भी उसमें आए थे, पंजाब से, पंजाब के फार्मर्स ने भी उनको ज्वाइन किया। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग तो मेरे ख्याल से उन्होंने रोल बैक कर लिया है, बट लेट्स सी। तो हर जगह यूनिवर्सिटीज़ में हम देख रहे हैं कि JNU में तो खैर थैंकफुली अभी दोबारा इनका जो आदित्य मिश्रा आई हैं, लेफ्ट का अभी चल रहा है, बट यूनिवर्सिटीज़ में भी एक सिस्टमेटिक तरीके से लाइक हर इंस्टीट्यूशन में ये चीज़ चल रही है कि किस तरीके से गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाया जाए। यूनिवर्सिटी तो बहुत ही मतलब वो है छोटे लेवल पे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देख लीजिए ना, हाँ, जुडिशरी देख लीजिए ना, तो हम मतलब ये भरेंगे ना वहां लोग। अब इनको मैं पसंद नहीं आऊंगा ना, ये मुझे भी तो पेल देंगे ना। अभी यूनिवर्सिटी में इनको ऐसे लोग बिठाएंगे ना जो इनकी हाँ में हाँ मिलाए, और वो कैसे होगा, वो सिस्टम कोई चेंज करके आएगा। तो ये है ना, हर जगह हो रहा है जो ये अपने आइडियोलॉजी के लोगों को भर रहे हैं, डेमोक्रेसी को ब्रीच कर रहे हैं, प्रोफेसर्स को बदल भी दे रहे हैं। अभी मैं आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एग्जांपल देता हूँ, अशोका यूनिवर्सिटी। टीचर को ही निकाल दिया, प्रोफेसर को ही निकाल दिया, थोड़ा बहुत उसने क्रिटिसाइज कर दिया गवर्नमेंट को, या अपने आइडियाज बताए। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो तुम्हारे बोलते हैं कि हम फिजिक्स वाला है, हम अन अकेडमी है, वो निकाल देते हैं भाई। वो थोड़ा गवर्नमेंट के खिलाफ बोल दे तो थोड़ा सा क्रिटिसाइज कर दे तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि वो एजुकेशन सिस्टम को तबाह कर दिया भाई। स्पेस ही नहीं बचा है कि कोई प्रोफेसर अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर दे फ्रीली। मतलब यहाँ बोलते हैं ऐसा, ये शास्त्रार्थ की जमीन धरती है। शास्त्रार्थ करते थे ऋषि मुनि कि भाई तू अपना पक्ष लेके आ, मैं अपना पक्ष लेके आऊं, दोनों आर्ग्यूमेंट करेंगे, फिर तीसरा पक्ष निकलेगा। ये ऐसा हमारे यहाँ व्यवस्था थी शास्त्रार्थ की, आर्ग्यूमेंट करने की। लेकिन अब देखिए कोई बंदा आर्ग्यूमेंट करता है, तुम उसको यूनिवर्सिटी से निकालते हो। तभी तो नहीं है ना टॉप 100 में हमारी कोई यूनिवर्सिटी। लेवल देख लीजिए भाई। तो ये बिल्कुल मतलब एजुकेशन क्यों देंगे ये? अगर एजुकेशन मिल गई ना, जैसे देव को एजुकेशन मिल गई, सवाल करेगा ना बंदा, उसका गला पकड़ेगा ना, मंत्री का, MLA का गला पकड़ेगा ना, जैसे मैंने पकड़ा। भाई हमारे गांव में ये पानी भर रहा है, तू क्यों नहीं, क्या इसकी हमने तुम्हें वोट दिया, क्यों नहीं इस सुविधा को तू ठीक कर रहा? तो वो सवाल करने लगेगा ना, उसको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होगा, क्वालिटी ऑफ हेल्थ होगी। तो इसको ये डैमेज रखेंगे, एजुकेशन को डैमेज रखेंगे, हेल्थ को मतलब डैमेज रखेंगे, तभी इनकी मतलब प्रोपेगेंडा चलेगा ना। राइट। तो ये एक प्लानिंग के साथ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है तुम्हें मूर्ख बनाने के लिए, तुम्हारा शोषण करने के लिए। आप क्या हम ये बोल सकते हैं कि टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों ही विक्टिम्स हैं इस एजुकेशन सिस्टम के फिलहाल? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। हाँ टीचर भी तो है ना। अब मैं टीचर हूँ, उनको भी पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर हूँ, मैं पढ़ गया, लेक्चर तैयार करके आया। अब मुझे अपने आइडियाज भी डालने हैं, मुझे क्रिटिसाइज भी करना है। गवर्नमेंट का कोई मुझे सेगमेंट लगा पॉलिसी है, उसको भी एनालिसिस करना है। अब मैं गवर्नमेंट को उस पॉलिसी को फेयर तरीके से एनालिसिस करना चाहता हूँ, मैं अपना एनालिसिस भी पुट करना चाहता हूँ, और बच्चों से भी चाहता हूँ कि भाई तुम इसको अपने आइडियाज क्रिएट करो, इसको क्रिटिसाइज करो। क्या वो आज़ादी है? नहीं है। तो फिर मैं क्या होगा? फ्रस्ट्रेटेड होऊंगा ना। तो टीचर भी फ्रस्ट्रेटेड है ना, मैं बात कर रहा हूँ ना टीचरों से। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तो छोड़िए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी नहीं है जो बोलते हैं ना कि एक्सीलेंस हम अशोका बना देंगे, ग्लोबल जिंदल यूनिवर्सिटी बना देंगे, MIT जैसी बना देंगे, ऑक्सफोर्ड जैसी बना देंगे, जो ये दावा कर रहे हैं। प्राइवेट में तो बोलते हैं कि भाई प्राइवेट में फैसिलिटी होती है, लेकिन वहां भी आज़ादी तो नहीं है प्रोफेसर्स को, और गवर्नमेंट का तो कहना ही क्या है। तो वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगा तो क्या हुआ? हर वो व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड होगा जो चॉइस से नहीं जिएगा। अगर तुम्हारे ऊपर कोई चीजें इम्पोज्ड है ना, वो कर रहे हो तुम, भाई घुट घुट के मरोगे। ये कार्ल मार्क्स बोल के गया भाई कि ये एलिनेशन तभी आएगा ना, तुम मजबूर हो वो काम करने के लिए। बिल्कुल। तुम चॉइस से वो काम नहीं कर रहे हो। जैसे मैं ये जो काम कर रहा हूँ ना, मैं आपसे बात करने आया, ये मेरी चॉइस है, मुझे मजा आ रहा है। मैं किसी के रेगुलेशन से नहीं आएगी भाई कोई व्यक्ति ने मुझे ये बोला, प्रमोट किया, ये नहीं भाई, हमें बात करनी है मुद्दों पर, इसमें मुझे मजा आ रहा है। और ये है ना, मैं पूरे इस जो मैं मेरी फ्रीडम जी रहा हूं, इसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल। वो अलग ही आनंद है ना, एक अपने आप में कीमती चीज है फ्रीडम। हाँ सबसे कीमती चीज है फ्रीडम, लेकिन वो तुम्हें पता ही नहीं उसकी वैल्यू क्या है।
बिल्कुल। देव, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, काफ़ी मुद्दों पे बहुत सारा इंसाइट मिला और आज रूबरू होके आपसे बात करके एक अलग ही एनर्जी फील हुई। सो थैंक यू सो मच यहाँ आने के लिए, हमें अपना टाइम देने के लिए। बिल्कुल, आपका भी धन्यवाद। थैंक यू।